हमने इनिशियली 6,400 से कंपनी चालू। सिर्फ 6,400 रुपए में आपने सॉफ्टवेयर चालू कर बना। हाँ, ओके। तो सुपीरियर को हम लोग और सुपीरियर नहीं बना सकते, पर जो नहीं सुपीरियर है, जो स्केल में नहीं है, उसको हम लोग और डेवलप कर सकते हैं। तो हमने बेसिकली हमारा टारगेट ऑडियंस ही वही चूज़ की। फर्स्ट फेज़ की अगर मैं बात करूँ तो हमने 50 रेस्टोरेंट एक साथ में जोधपुर में लगाए, जो उस समय के नंबर्स के हिसाब से बहुत बड़े थे। आपके पास में सेल्स टीम नहीं है, सेल्स के नाम पे आप 2 ही लोग जाते हो और फील्ड में आपने कवर किया। तो इसके बारे में बताओ, ये आपने 80% मार्केट फील्ड पे खुद घूम के कैसे कवर किया? कहते हैं ना कि भरी हुई गिलास को भरना बहुत मुश्किल है, पर खाली गिलास को भरना बहुत ईजी है, ठीक है ना। और यही बात बिजनेस में सबसे बड़ा आपका एडवांटेज है। अभी सर ने बताया कि आप अनऑर्गेनाइज प्लेयर के पास में जा रहे हो, जहाँ पर ग्लास खाली होती है उसको भरना ठीक लगता है। ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है। पूरी इंडिया में पहली एक ऐसी कंपनी है जो स्पेसिफाइड ओनली ऑन होटल सॉफ्टवेयर काम करती है। मोस्टली कस्टमर ने देखा हुआ है, एक होटल खोली, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लिस्ट हो गया और हाथ पे आदर के बैठ गया, फिर ढूंढता कस्टमर को। अरे ऐसा कस्टमर नहीं आने। अब तो क्या है कि इंस्टाग्राम पे रील बड़ी बढ़ चढ़ के आ रही है। आप 18 साल से ऊपर हो तो आप रूम ले सकते हो, आपको कोई लीगली बाहर निकाल नहीं सकता। तो युवाओं में बड़ा जोश हो गया उस वजह से। और होटल वाले भी क्या है कि बड़े जोश से ये इसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए। अगर आप एक ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व हो जहां पर डायरेक्ट सेल्स, डायरेक्ट रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे प्रोडक्ट को बेच रहे हो जहां पर किसी के साथ में रिश्ता बनाना जरूरी है, हाई टिकट प्रोडक्ट है, या फिर रेकरिंग आपका बिजनेस है, या फिर आप एक सर्विस बिजनेस से हो जहां पर बिजनेस टू बिजनेस डील होती है, तो आज का पॉडकास्ट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के पॉडकास्ट में हम ऐसे फाउंडर्स के साथ में बैठने वाले हैं जो आपको बताएंगे कि कैसे उन्होंने मार्केट को बहुत अच्छी तरीके से कैप्चर किया, वो भी बिना किसी सेल्स टीम के। और ये करोड़ों रुपए के रेवेन्यू पे पहुंचने के लिए केवल 2 लोगों ने कैसे मेहनत करके मार्केट अचीव किया, और ना केवल मार्केट अचीव किया बल्कि वो कस्टमर को रिपीट भी कर पा रहे हैं और उससे रिकरिंग रेवेन्यू भी जनरेट कर पा रहे हैं। आज का हमारा पॉडकास्ट रहने वाला है स्टे इजी के फाउंडर अंकुर जैन और कमल श्यामवानी जी के साथ में। इन्होंने अपने सॉफ्टवेयर कंपनी की शुरुआत मात्र 6,400 रुपए के इन्वेस्टमेंट से की थी और आज अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को करोड़ों के लेवल तक ले जा चुके हैं। ये पॉडकास्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए रहने वाला है जो F&B इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, जो होटल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को टेक्नोलॉजी की मदद से स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपके एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। अंकुर जी, आपसे शुरू करते हैं। सर, आपका बैकग्राउंड बताइए, आप कहाँ से आते हैं, एजुकेशन कहाँ से किया आपने? सर मैं हूँ बेसिकली जोधपुर से, मतलब मेरे फोर फादर जो जोधपुर से ही हैं, पर मेरी स्टडी और पूरा सब कुछ नागौर में हुआ है। नागौर जो कि छोटा सा टाउन है, बहुत बड़ा नहीं बोल सकते। मेरी पूरी स्टडी वहीं से हुई है, बीकॉम तक मैंने बीकॉम तक स्टडी करी है। और उसके बाद में मैं बिज़नेस के फाइंड आउट देख रहा था, क्योंकि मेरे पापा गवर्नमेंट पोस्ट से रिटायर्ड हो गए थे, तो मेरे को बिज़नेस देखना था। तो नागौर जैसे छोटे टाउन में कोई बिज़नेस था नहीं, तो फिर मैं वापस सर्वाइवर करके जोधपुर आया। जोधपुर मैंने यहाँ से कंप्यूटर का काम स्टार्ट किया, हार्डवेयर, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इसी में था, टेक्नोलॉजी हार्डवेयर। ये कौन से ईयर की बात? ये मैं बात करूँ 2001 की। 2001 से मैंने स्टार्ट किया काम। फिर करते करते 2012-13 तक मैंने इसमें बहुत ज़्यादा काम भी किया, पर बहुत सर्वाइव भी किया कैश को लेके। 12-13 तक इसमें बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ गई थी, कंपटीशन बढ़ गया था, बहुत सारी डायरेक्ट कंपनियाँ अप्रोच करने लग गई थी, तो कैश के बहुत क्राइसिस है। तो उसको मैंने कैश का फ्लो देखने के लिए फिर मैंने इसको दूसरा बिजनेस फाइंड आउट किया। तो मुझे चलते चलते समझ में आया कि एक होटल बिजनेस ऐसा है जो कैश फ्लो जनरेट करता है। फिर मैंने एक होटल लीज पे ली। फर्स्ट ऑफ ऑल लीज में ली, 3 साल उसको चलाया मैंने जोधपुर में? जोधपुर में, प्रॉपर जोधपुर में। कौन से साल की बात? ये बात है आपके 2013 की। ठीक है, ठीक है। तो करते करते मीनवेल मेरी कमल से वहाँ मुलाकात हुई, ठीक है ना। तो कमल से मुलाकात हुई, हमने देखा कि यार बिजनेस अच्छा है, क्यों नहीं हम इसमें कोई टेक्नोलॉजी ला के कुछ काम करें। तो सबसे पहले हमने 2015 में हमने एक छोटा सा एक रेस्टोरेंट का ऑफलाइन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, ठीक है ना। लॉन्च करने के बाद में हमने मार्केट किया ऐसे। मार्केट में हालांकि उस समय कोई बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं था, फिर भी हम नए थे तो मार्केट को समझ नहीं पा रहे थे। उसको करते करते हमने चालू किया, छोटे स्केल में काम किया। वो करते करते हमने 2018-19 तक आए। उसके बाद में कोविड को फेस किया। कोविड हमारे लिए सबसे ऐसा देखा तो बोलते ना आपदा में अवसर बन के आया। तो कोविड का हमने फेस आउट किया। कोविड को फेस आउट करते हुए हमें ये समझ में आया कि एक्चुअली खाली ऑफलाइन से काम नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ नया हम लोगों को इनोवेशन करना पड़ेगा। तो हमने इसके साथ साथ में वहाँ पे ऑनलाइन भी चालू कर दिया। और फिर खाली रेस्टोरेंट से काम नहीं, हमने होटल का भी सॉफ्टवेयर पूरा बना दिया। फिर हमने धीरे धीरे होटल, रेस्टोरेंट, बार, बैंक्वेट, टेली इंटीग्रेशन, काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड ऑन करके कोविड के बाद हम लोग काफ़ी इसमें प्रिपेयर हो गए। तो उसके बाद में एज यूजुअल हम लोग डे टू डे अपडेट के साथ में चल ही रहे हैं।
तो अब ये तो आपने पूरी जर्नी बता दी। ऑडियंस जितना भी ये देख रहे हैं इस एपिसोड को, ये जो जर्नी आपने इतनी जर्नी सुनी है, ये सुनने में आपको बहुत छोटी लग रही है, लेकिन इस जर्नी के अंदर आपको बहुत सारी स्टोरीज मिलने वाली। पहले कमल जी से मिलते हैं। कमल सर, आप बताइए अपने बारे में, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा और कैसे आपने ये फील्ड चूज की? मैं अभी जोधपुर से बिलोंग करता हूँ और एजुकेशन मैंने बीकॉम तक करी है। सबसे पहले मैंने आईटी कंपनी में जॉब किया लगभग 9 साल तक, और उसके बाद एज पर जैसे अंकुर जी ने बताया हम मिले और हमने ये कंपनी बनाई। ठीक है। तो जैसा आप बता रहे थे कि आपने जोधपुर में एक होटल आपने लीज पे ली, क्या नाम था उस होटल का? होटल सिद्धार्थ इंटरनेशनल। सिद्धार्थ इंटरनेशनल 3 साल आपने उस होटल 3 साल उसको हमने चलाया। क्या आप वहाँ पर प्रॉफिट बना लेते? ओके। और अगर आप डिस्क्लोज कर सके, कितना लीज अमाउंट था उस समय? तकरीबन उस समय की बात करूँ तो 3-3.5 लाख रुपए उस समय था। 3-3.5 लाख रुपए महीना था, जो उस समय बहुत ज़्यादा था। पर हमारे पास जो प्रॉपर्टी की स्केल थी, प्रॉपर्टी स्केल भी बहुत बहुत बड़ी थी। बस वो हमारे पास गार्डन, बैंक्वेट्स, रूम्स, एवरीथिंग हमने होल्ड किया वहाँ पे। सो सीधा जैसे आपने बताया कि आप अपने करियर में आप हार्डवेयर वाली फील्ड में थे, और हार्डवेयर वाली फील्ड से सीधा आपने इतना बड़ा ट्रांजिशन लिया, होटल का बड़ा ट्रांजिशन लिया। आप चाहते तो छोटे रेस्टोरेंट से भी शुरू कर सकते थे, इतनी बड़ी रिस्क क्यों ली? हाँ, वो ठीक है, शुरू कर सकता था, पर हम लोग को भाई ऑलरेडी हमने मार्केट समझा हुआ था। बिजनेस हमें भाई कहते हैं ना, बिजनेस करना आना चाहिए और बिजनेस सीखना पड़ता है। तो हम लोगों ने बिजनेस तो सीख रखा था कि बिजनेस करते कैसे हैं, क्लाइंट को कैसे फुटबॉल जनरेट करते हैं। तो हम लोग छोटे रेस्टोरेंट के लिए कोई ज़्यादा समझदारी नहीं थी कि भाई हम लोग छोटा रेस्टोरेंट करें, इसलिए हमने पूरी बड़ी प्रॉपर्टी ली। ओके। जैसे अब आप लोग अभी आप होटल्स रेस्टोरेंट्स के लिए आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वैसे ऑडियंस को पता नहीं है। मैं आपको बता दूं कि आज हमारे साथ में जो गेस्ट हैं, इनकी कंपनी का नाम है स्टे इजी, और इनका जो प्लेटफॉर्म है, इन्होंने मार्केट के अंदर आज 80% मार्केट कैप्चर किया है। और ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है कि कैसे 2 लोगों ने फील्ड में घूमकर ये पूरा 80% मार्केट कैप्चर किया। ये हम आगे जाके इस पूरी स्टोरी के अंदर समझने वाले हैं। उससे पहले मैं ये समझना चाहूंगा सर आपसे कि आप लोगों के पास में सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आप देखें तो टेक्नोलॉजी तो डिजिटली सभी अडॉप्ट कर रहे थे। किराना का व्यापारी भी धीरे धीरे ऑनलाइन आ रहा था, क्यूआर लग रहे थे। कोविड का जैसा आपने जिक्र किया, उसके बाद तो हर कोई ऑनलाइन बढ़ रहा था। तो केवल आपने होटल्स और रेस्टोरेंट को क्यों चुना? कोई दूसरी फील्ड क्यों नहीं चुनी, या कोई जेनरिक सॉफ्टवेयर क्यों नहीं बनाया? उसके पीछे मेन कारण ये था कि जैसे जिस कंपनी में मैं काम करता था उसमें भी मैं होटल और रेस्टोरेंट फील्ड ही ज़्यादा देखता था। एक कारण ये भी था। दूसरा, प्रैक्टिकल अंकुर जी को भी अनुभव था होटल चलाने का, तो हमने इस कॉन्सेप्ट पे ये सोचा कि होटल रेस्टोरेंट में काम करेंगे। ओके। सो मतलब आपने एक्सपीरियंस कर रखा था, आपके पास में ऑलरेडी एक बेस आपके पास में तैयार था, आपके पास क्लाइंटेज थे, आपको मार्केट की रिक्वायरमेंट पता थी, और आपको होटल का एक एक्सपीरियंस था कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स आती है और उसके ऊपर हम कैसे टेक्नोलॉजी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या है कि एक ऑनर के पास होटल खोलने तक का तो पैसा होता है, पर चलाने का एक्सपीरियंस हर किसी को नहीं होता। तो वहाँ लीकेज, स्टोर, काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मैं वहाँ 3 साल में मैंने काफ़ी कुछ सीखा वहाँ से। और फिर मेरे को लगा कि एक अच्छी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिससे ये सब कुछ खत्म किया जा सके। जनरली लोग सॉफ्टवेयर को बिलिंग सॉफ्टवेयर ही समझते हैं, तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो बिलिंग सॉफ्टवेयर से अलग कैसे है? सर हमारा सॉफ्टवेयर अलग ऐसे है कि ये आपका कहना सही है कि सभी इसको एज ए बिलिंग ही मोस्टली चलाते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। आप एक सॉफ्टवेयर में आपका पूरा बिजनेस मेंटेन कर सकते हैं। आपकी एक तरह से बैकबोन है। जैसे एक रेस्टोरेंट की बात करें तो अपनी इन्वेंट्री मैनेज कर सकता है, जो मैनुअल लगभग इम्पॉसिबल है मैनेज करना उस चीज़ को। या एक होटल की बात करें तो उसमें कई सारे पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। जैसे कॉर्पोरेट क्लाइंट से रिपीट आते हैं तो आईडी जैसे कंपलसरी है, तो सॉफ्टवेयर उनकी हेल्प करता है कि बार बार आईडी नहीं लेनी पड़ती, उनकी हिस्ट्री बना के रखता है। या जैसे मैंने कहा इन्वेंट्री मैनेज करता है। उसके साथ साथ कई तरह के एनालिसिस आपको मिलते हैं जो आप मैनुअल नहीं कर सकते, या एक सब बिलिंग मशीन की तरह चलेंगे तो उनको मेंटेन नहीं कर सकते। तो ये सब सिनेरियो देखते हुए लगता है कि सॉफ्टवेयर बहुत कुछ आपकी हेल्प कर सकता है। आप दोनों कहाँ पे मिले पहली बार, और आप लोगों ने डिसाइड कब किया कि हमको इस होटल इंडस्ट्री के लिए सॉफ्टवेयर का काम करना है, रेस्टोरेंट के लिए काम करना है और साथ में काम करना है? हम जैसा अंकुर जी ने बताया कि आप होटल रन करते थे, तो हम वहीं सिद्धार्थ इंटरनेशनल में मिले थे जो आप होटल चला रहे थे। तो मुझे भी काफ़ी समय हो गया था जॉब करते हुए, तो बिजनेस में आना ही था, और आपका भी मन था कि लाइन स्विच करने का, और क्योंकि आपको होटल का अनुभव था तो हमने उसी समय वहीं पे कुछ समय में डिसाइड किया कि हम टेक कंपनी बनाते हैं। इनिशियली आपका प्लान क्या था सर? इनिशियली ये था कि हम लोग एक छोटे से प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने पहले छोटे से रेस्टोरेंट से स्टार्ट किया। ऑफलाइन रेस्टोरेंट था, वो ऑफलाइन प्रोडक्ट था। हमने लोकल जोधपुर पहले गैदर किया, और उसके बाद में हम लोगों को जैसे जैसे धीरे धीरे मार्केट की नीड समझ में आया, हम लोग मार्केट घूमे, लोगों की स्किल समझ में आई कि भी एटलीस्ट लोगों को क्या रिक्वायरमेंट है,
फिर ऐसा कर करके हमने आगे होटल का सॉफ्टवेयर डेवलप किया। तो डेवलप किसने किया? कोई डेवलपर आपने हायर किया? टीम है हमारे पास, पूरी डेवलपर टीम है, क्योंकि हम लोग दोनों मार्केटिंग फील्ड से ही हैं, तो डेवलपर टीम हमारे। इनिशियली उस समय की अगर बात करें तो किसने डेवलप किया, जब आपका पहला प्रोडक्ट जब आपका लॉन्च हुआ बना? पहला हमने फ्रीलांसर डेवलप करवाया था। एक कोई बंदा है जो, मतलब एक्चुअली हमारे पास फंडिंग तो इतनी थी नहीं, ठीक है, स्टार्टिंग से हमने कोई बहुत बड़ी बजट के साथ में कंपनी नहीं रन चालू करी, तो हमने एक फ्रीलांसर हायर किया जिसको 2-3 घंटे जॉब के बाद में मिलते थे। तो हमने उसको इंसिस्ट किया, हमने उसको कन्विंस किया कि यार हमारा एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, धीरे धीरे बना लो आप, हम लोगों को जैसा जो टाइम मिलेगा हम लोग करते रहेंगे। कितना इन्वेस्टमेंट किया आपने उसमें? अगर बात करें कंपनी इन्वेस्टमेंट की, तो आप बिलीव नहीं मानेंगे हमने क्या इन्वेस्टमेंट किया है। मतलब आपको क्या है, बेसिकली आज की तारीख में हम भी अगर पीछे मुड़ के देखें कि इतने से तो आज की तारीख में, मतलब कहता ना एक आदमी का सुबह शाम का खर्चा है, हमने वो कंपनी चालू करी है। हमने इनिशियली 6,400 से कंपनी चालू, सिर्फ 6,400 रुपए में आपने सॉफ्टवेयर चालू कर बना? हाँ, ओके। नहीं सॉफ्टवेयर नहीं, हमने कंपनी चालू किया। हाँ, हमें एक रिक्वायरमेंट, हमें एक्चुअली क्या, जो फ्रीलांसर हमने रखा था ना, उसको हम लोगों को डॉक्यूमेंट देने थे। अब डॉक्यूमेंट बार बार प्रिंट कराने जाना है, तो पीसी तो लैपटॉप तो हम दोनों के पास था पर्सनली, तो हमने एक 6,400 का एक HP का लेज़र प्रिंटर परचेज़ किया सिर्फ उसका डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए। कैन यू बिलीव, मतलब आप लोगों को अगर मैं बोलूँगा तो आपको हंसी आएगी कि यार क्या मजाक कर रहे हैं, पर ये वाकई में सच्चाई है। हमने वो डॉक्यूमेंट प्रिंट निकाले और फिर उन फ्रीलांसर डेवलपर को हमने दिए एज ए कंसेंट के लिए उसके। ठीक है, डेवलपर ने प्रोडक्ट बना के रेडी कर दिया, आपको दे दिया। उस समय उसके बाद फिर आपका क्या प्लान था, मार्केट में कैसे जाएंगे, कैसे आपने? पहले तो डेवलपर बनाया जैसे जैसे उसने स्केल बाय स्केल प्रोडक्ट बनाया। जैसे कमल टेस्टर अच्छा है, कमल टेक्निकली अच्छा है, तो कमल ने टेस्ट किया पहले पूरा सॉफ्टवेयर, धीरे धीरे टेस्ट किया, भी कहीं कोई छोटे मोटे बग हैं तो हमने निकाले। फिर छोटा सा हमने पहले से एक फेज स्टार्ट किया, ओनली बिलिंग लेके हम लोग। सबसे पहला हमारा एक क्लाइंट था श्रीराम इंटरनेशनल, सॉरी श्रीराम भोजनालय है जो बारी रोड पे है, हमने वहाँ एज ए टेस्टिंग के लिए सॉफ्टवेयर वहाँ पे हमने लगाया। 1-2 महीने में हम लोगों को लगा कि नहीं यार प्रोडक्ट फुलफिल है, छोटे मोटे बग्स थे हमने वो रिजॉल्व किए, और डे बाई डे हमारा सॉफ्टवेयर हमने ग्रो कराया। वहां से फिर आपने सॉफ्टवेयर बनाया, वो आपने रेस्टोरेंट्स के साथ में शुरू किया। उस समय की अगर बात करें तो आपने मार्केट कितने रेस्टोरेंट्स को आपने कवर किया बिफोर डेवलपिंग द होटल प्रोडक्ट? भाई तकरीबन जैसे हम लोग मिलते तो रहते थे काफ़ी जनों से, हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होते होते भी कम से कम 50-100 लोगों से हमने मिले। हमने वहाँ की उनकी रिक्वायरमेंट पूछी, रिक्वायरमेंट समझी कि बेसिकली उनको रिक्वायरमेंट क्या है। कोई कह रहा है भी मेरे को स्टॉक मेंटेन करना है, कोई कह रहा है भी मेरे को इस चीज़ से तकलीफ आ रही है, कोई कह रहा है मेरा बिलिंग नहीं हो रही है, किसी ने बोला कि हमें, जैसे हमने छोटे रेस्टोरेंट को भी गैदर किया, बड़े रेस्टोरेंट को भी किया। बड़े रेस्टोरेंट बोल रहे हैं कि हमारे पास स्टाफ लीकेज कर रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है अभी क्या कॉस्टिंग आ रही है, रेसिपी नहीं मेंटेन हो रही है हमारी। अब मोस्टली आपने देखा होगा कि एक नया रेस्टोरेंट खुलता है तो टेस्ट बहुत बढ़िया रहता है, थोड़े टाइम में बाद उसका टेस्ट रिड्यूस होता रहता है। तो उसका सबसे बड़ा कारण है रेसिपी का, क्योंकि मेन पावर जहाँ कंज्यूम होता है ना, तो मेन पावर जैसे आज आप बना रहे हो सकता है आपके हाथ बनाने की विधि कुछ और होगी, आपकी कुछ और होगी, मेरी कुछ और होगी, किसी की कुछ और होगी। तो हमने एक सॉफ्टवेयर में रेसिपी डाला, और ये हमने कोई खुद से नहीं सीखा, हमने कस्टमर से ही गेट किया। ये कस्टमर ने बोला कि भैया रेसिपी भी होनी चाहिए, हमने एक रेसिपी बनाई सॉफ्टवेयर में। कभी एक जैसे एक एग्जांपल लूँ मैं, पनीर बटर मसाला, तो एक पनीर बटर मसाला में आप क्या क्या फ्लो में क्या क्या आइटम कितना डालते हो, तो अगले का भी टेस्ट मेंटेन होगा, और मीनवेल हमारा सॉफ्टवेयर भी डेवलप होगा। तो हमने जब तक सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा था तो हमने मार्केट से ये सीखा, फिर हमने ये भी डेवलप कराया। तो ये करते करते हमने मतलब एटलीस्ट 100-150 हमने लोगों से मिले और देखे। ओके, तो मतलब 100-150 लोगों से आप सॉफ्टवेयर बनाने से पहले आपने सर्वे लिया, फिर सॉफ्टवेयर बनने के बाद क्या कितने लोगों को आपने सॉफ्टवेयर सेल कर दिया था? इनिशियल जैसे मैंने आपको बताया, हमने 1-2 को टेस्टिंग के फेस में लगाया था, और 1-2 महीने उन्होंने चलाया, उन्होंने मेरे को फीडबैक अच्छा दिया, हम लोग जाके मिलते रहते। इवन दो काफ़ी जगह तो हम लोग रेगुलर डेली बेसिस पे जाते थे, डेली बेसिस पे मॉर्निंग में कभी कमल कभी मैं, हम लोग 1-1 घंटा वहाँ पे बैठते थे। हम लोग प्रैक्टिकली उनकी प्रॉब्लम समझते थे, कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो वो देते थे। वही हम लोग हमारे फ्रीलांसर जो बंदा है उसको हम देते थे, शाम तक टास्क देते थे कि इसमें ये नहीं ये करना है, ये नहीं ये करना है। तो ऐसे करते करते हमने मतलब 2 महीने तो मार्केट को ही समझा। उसके बाद में हमने तकरीबन फर्स्ट फेज की अगर मैं बात करूं तो हमने 50 रेस्टोरेंट एक साथ में जोधपुर में लगाए, जो उस समय के नंबर्स के हिसाब से बहुत बड़े थे। ओके, और उस समय आपका प्रोडक्ट का प्राइसिंग क्या था? अमूमन हम लोग 5,000 रुपये के आसपास उस समय लैंड करते थे कॉस्टिंग। 5,000। एक स्टार्टअप जब शुरू होता है, जब एक इनिशियल लेवल पे एक प्रोडक्ट बनता है,
तो सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि भाई मैं अपने पहले कस्टमर के पास जाऊंगा, मैं उससे कैसे बात करूंगा, अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रेजेंट करूंगा। तो आपने अपने सबसे पहले क्लाइंट को कैसे पिच किया? मैं जैसे वही कमल ने बताया आपको कि ऑलरेडी पहले आईटी कंपनी में था, तो हम लोग कमल के साथ साथ में जाके ये मार्केट को समझता था, मार्केट जानता था इसको भी, कमल है एक दूसरी आईटी कंपनी में काम कर रहा है जो जो भी थोड़े बहुत होटल का सॉफ्टवेयर करती है। तो हमारे पास जान पहचान की तो नहीं कमी थी, और दोनों जोधपुर के थे, हम लोग काफ़ी टाइम से जोधपुर रह ही रहे थे, तो क्लाइंट भी जानता था भाई चलो आईटी कंपनी से नहीं जानना, कंप्यूटर हार्डवेयर से तो मेरे को जानता था। तो हम लोग उस भी पे कस्टमर से मिलने में हम लोगों को इतनी हिचकिचाहट नहीं हुई। मतलब आज जैसे एक कंपनी शुरुआत करे ना, तो आदमी को जाके अपने विजिटिंग कार्ड देके कुर्सी पे बैठने तक में भी मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। तो हमारे साथ में वो दिक्कत नहीं थी, एटलीस्ट कस्टमर हमें जानता था, चाहे हमारे पास प्रोडक्ट नया था पर हमें जानता था। सो मतलब पहले आप अपना नेटवर्क, प्रोडक्ट बिल्ड होते वक्त आप अपने प्रोडक्ट, अपने नेटवर्क को पहले से बिल्ड कर चुके थे। आजकल सबसे बड़े स्टार्टअप सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि पहले प्रोडक्ट बनाने के ऊपर फोकस करते हैं, कस्टमर के ऊपर फोकस नहीं करते। यहाँ पर सबसे बड़ी लर्निंग ये है कि भाई सबसे पहले तो आप अपने मार्केट को समझो, मार्केट में अपना रिश्ता स्ट्रॉन्ग करो, और उस प्रोडक्ट को समझने के बाद कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है उसके साथ साथ प्रोडक्ट को डेवलप करो, और उसके बाद जाके कहीं पर आपका सेल्स प्लान शुरू होता है। तो आपका सबसे पहला सबसे बड़ा क्लाइंट कौन रहा सर? सर शुरुआती दौर में हमने जो रेस्टोरेंट बेचा, जैसे आपने बताया बारी रोड पे श्री राम भोजनालय एंड किसान भोजनालय, किसान होटल भी की है, उनको ही दिए। सो ठीक है। उसके बाद में जब जैसे आप धीरे धीरे आपने होटल की तरफ ट्रांजिशन किया, उसके बाद आपका आज की डेट में अगर सबसे बड़ा क्लाइंट बोलूँ तो वो कौन है? सर हमारे लिए सब क्लाइंट बड़ा ही है, छोटा कुछ नहीं होता है, सबको बराबर ही रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कोई दो सौ रूम की प्रॉपर्टी तो हम उनको ज़्यादा तवज्जो दें, या कोई 5 रूम की प्रॉपर्टी तो उसको तवज्जो नहीं दे। हमारे लिए सब बराबर, हम सबको ही बराबर समय देते हैं और बराबर ही अटेंड कर। ठीक है। तो आपका जैसे प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो आपका प्रोडक्ट जो है, मैंने नोटिस किया जैसे आपकी जर्नी में, तो मैं साथ में हूँ प्लस अपनी फील्ड भी एक है, तो आपने फोकस किया कि हम अनऑर्गेनाइज्ड होटल जो है, जो इंडिपेंडेंट होटल्स है, कोई चेन में नहीं चल रहा है, कोई ग्रुप में नहीं चल रहा है, या किसी का सेकंड बिजनेस है, किसी के पास पैसा पड़ा है होटल बना दिया, आपने जनरली उन होटल्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया है, मैं राइट? ठीक है। तो जब आपने देखो, एक ऑर्गेनाइज प्लेयर के पास में जाते हैं तो उसके पास तो इजी होता है अपना प्रोडक्ट को सेल करना, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के बारे में चीजें समझता है, वो उसकी रिक्वायरमेंट समझता है। जब आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाते हो तब आपने क्या चैलेंजेस फेस किए? उस समय कस्टमर आपको क्या बोलता था? एग्जैक्टली यहीं से मार्केट बिजनेस शुरू होता है। अगर आप बिजनेस का सही मोड देखो ना, तो ये तरीका सही बिजनेस का है। कहते हैं ना कि भरी हुई गिलास को भरना बहुत मुश्किल है, पर खाली गिलास को भरना बहुत ईजी है। ठीक है ना? और यही बात बिजनेस में सबसे बड़ा आपका एडवांटेज है कि जो स्केल है उसको स्केल बेचना कोई मतलब नहीं है। जो नॉन स्केल है, जो रूलर में बैठा है, आप उसको स्केल के बारे में समझाओ, उसको स्केल के बारे में आप डेवलप करो। एक्चुअली बिजनेस वही है, और एक्चुअली आपका पैसा भी वहीं से अर्न होगा सॉरी, और आपकी प्रोडक्ट की गुडविल भी वहीं से बनेगी। तो हमने एक्चुअली यही टारगेट किया। हमारा आज की तारीख में भी सबसे बड़ा, सबसे जो मेजर कस्टमर क्लाइंटेज है वो हमारा रूरल है। रूरल में आप बोल सकते हैं कि 20 या 30 सेगमेंट सिटीज़। हमने मेट्रो में कभी अप्रोच नहीं की, क्योंकि मेट्रो में ऑलरेडी ग्रुप हैं, बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार होटल्स हैं, तो उनमें सारी चीज़ें वो ऑक्यूपाइड है। मतलब सॉफ्टवेयर उनका ऑक्यूपाइड है, उनकी टेक्नोलॉजी सुपीरियर है, उनका स्टाफिंग सुपीरियर है, ठीक है ना, उनका मैनेजमेंट सुपीरियर है। तो सुपीरियर को हम लोग और सुपीरियर नहीं बना सकते, पर जो नहीं सुपीरियर है, जो स्केल में नहीं है, उसको हम लोग और डेवलप कर सकते हैं। तो हमने बेसिकली हमारा टारगेट ऑडियंस ही वही चूज़ की। जैसे आपने अभी सर ने बताया कि आप अनऑर्गेनाइज प्लेयर के पास में जा रहे हो, जहाँ पर ग्लास खाली होती है उसको भरना ठीक लगता है। अभी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब इसको एग्जीक्यूट करने जाते हैं तो मैंने देखा है कि अगर मैं अपने घर की बात करूं, मैं अपने घर पे अगर जैसे मेरे ताऊ जी, अगर मैं उनको बोलूं कि आपको टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी चाहिए या आपको इस तरीके से बिजनेस में करना चाहिए, तो उनका पहले से एक डर होता है, उनकी एक इनसिक्योरिटी होती है। तो आपको इनिशियल लेवल पे ऐसा नहीं मिला कि कोई ट्रेडिशनल व्यापारी है, वो पहले से बही खाते पे काम कर रहा है, वो सॉफ्टवेयर पे, सिस्टम पे मूव करने के लिए पहले से डरा हुआ हो, मना कर रहा हो, और वो भी टीयर 3 की बात कर रहे हो, टीयर 3 उससे भी नीचे की बात कर रहे हो? उसका एक कारण ये भी है सर कि कोई भी एक शहर को हम देखें तो वहाँ 4 स्टार या 5 स्टार प्रॉपर्टीज़, जैसे 100 एक शहर में प्रॉपर्टीज़ है तो 15 to 20 प्रॉपर्टीज़ ही 4 स्टार 5 स्टार होगी, बाकी 80 प्रॉपर्टी जो बिलो 3 स्टार होगी। तो वैसे ही हमारी जो लाइन थी वो एक शहर में बहुत छोटा मार्केट था हमारे लिए कंपेयर टू दूसरे सॉफ्टवेयर अदर लाइन के। तो हमें उस छोटे से मार्केट में भी मार्केट बनाना था,
तो हमने यही फाइनल किया है कि बिलो 3 स्टार ही करेंगे, 3 स्टार है बिलो 3 स्टार ही करेंगे, ताकि जिस भी शहर में जाए तो एटलीस्ट उस सेगमेंट में हमें ज़्यादा काम मिल सके। राइट, इसका ही भी ठीक है। और जो ये चैलेंजेस के बारे में जैसे मैंने बताया कि जैसे अगर कोई बिजनेसमैन आपको ये बोलता है उस समय कि भाई हमें इन चीज़ों पे नहीं आना है, या उसका कोई डर है कि हमारा डेटा लीक हो जाएगा, या सरकार आके हमारा डेटा ले जाएगी, या मुझे टैक्स की रेट बढ़ जाएगी, उस सारी प्रॉब्लम्स को फिर आप कैसे हैंडल करते हैं? ये भी हमने उनको समझाया सर होटलियर को कि सॉफ्टवेयर लगाने से आपको कुछ नुकसान नहीं है। आज जैसे आप मैनुअल काम कर रहे हो और आपके बंदे ने 10 और 8 15 लिख दिया तो आपको ही नुकसान हो रहा है। तो उसकी जगह सॉफ्टवेयर रहेगा तो एटलीस्ट आप उन सब से बचोगे, और ऐसे सरकार से छुपाना, टैक्स की कोई ऐसे डर की बात ही नहीं है। आप बिजनेस कर रहे हो तो फिर डरना किस चीज़ का। आपके हिसाब से सर एक होटल की अनऑर्गेनाइज प्लेयर की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो सबसे बड़ी 5 सबसे बड़ी बर्निंग प्रॉब्लम्स क्या है? कॉस्टिंग उनको कह सकते हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट बहुत बड़ा इशू है उनका। इन्वेंट्री मैनेज नहीं होती, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, ये भी होता है। या पुराने गेस्ट पे पकड़ नहीं है, वो बस बिजनेस कर रहे हैं, उनको पता नहीं चलता पुराने गेस्ट भी हमारे रिपीट हो रहे हैं या नहीं हो रहा है, वो सब भी। और दूसरा जैसे होटल रेस्टोरेंट हमारी लाइन है तो 24 घंटे अप्रॉक्स चलने वाला बिजनेस है, तो सॉफ्टवेयर होने से बहुत कुछ उसमें ईजी हो जाता है। एक मैनुअल यहाँ नहीं होने से, अनऑर्गेनाइज रहने से वो सब नहीं हो पाता है। 24 घंटे आपकी पकड़ रहती है बिजनेस पे। तो टॉकिंग अबाउट आपका सॉफ्टवेयर, आप लोग ये सारी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करता है? सर देखो, हम लोग ये सॉफ्टवेयर में फीचर्स तो लगभग सारे होते हैं। अब एक गाड़ी होगी तो 4 टायर, एक स्टीयरिंग सब में होती है, तो इसके बारे में बात नहीं करूँगा मैं। अब मैं बात करूँगा हमें क्या स्पेशलिस्ट है, हम क्यों इसमें स्पेशलिस्ट। तो ये जैसे कमल ने बताया आपको कि भी ये सब 5 टास्क होते हैं। तो मोस्टली क्या होता है, बजट होटल बना लेती हैं, अब टेक्नोलॉजी पे खर्च नहीं करती। आपने जो पॉइंट पहले पूछा था वो बात सही था, टेक्नोलॉजी पे पैसे खर्च नहीं करती, प्लस डरती है कि भाई कि मैं करूं तो मेरा सारा पैसा 1 नंबर 2 नंबर जाएगा। तो मेरे हिसाब से अब 1 नंबर 2 नंबर का तो कोई रिक्वायरमेंट रहती नहीं है। जैसे कि अब आपने देखा होगा एक गवर्नमेंट का नया नोटिफिकेशन भी आ गया है कि टैक्स में और होटल में रिबेट मिल गई। तो आई थिंक सो अब तो आपको खुल के सब काम वाइटली और स्मूथली काम करना चाहिए, और सॉफ्टवेयर आपकी सबसे बड़ी हेल्प करता है इस चीज़ में। अब जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि फीचर्स क्या क्या है, तो जैसे अब आप सपोज करो एक होटल चला रहे हो, अब एक गेस्ट आपके पास कॉर्पोरेट बार बार आता है, रेगुलर आता है। अब मैं एज ए कॉर्पोरेट अगर कहीं जाऊँ तो मैं ये चाहता हूँ कि भी मेरी स्मूथली चेक इन हो। तो स्मूथली चेक इन कैसे होगी, अगर आप मैनुअल काम कर रहे हैं तो स्मूथली चेक इन नहीं होगी आपका। तो उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर लगाना पड़ेगा, चाहे भले कैसा भी लगाओ। तो सॉफ्टवेयर लगाने से क्या, जैसे आपने नंबर डाला तब रिपीट डेटा आपका आ गया, पूरा डेटा फैच हो गया, आपका जीएसटी नंबर, आपकी आईडी, आपका एड्रेस प्रूफ, आपके नंबर्स, इवन तो आप लास्ट किस टैरिफ पे रुक के गए थे। तो ये सारा सॉफ्टवेयर आपका काम इजी करता है, ना कि मैनुअल तो वही आपको रजिस्टर चेक करना पड़ेगा कि पिछली बार कब रुक के गए थे, कैसे रुक के गए थे, ये वो। साथ ही में सर इसमें क्या है सर, बहुत सारे और एड ऑन फीचर्स भी हैं। जैसे अब आप सपोज करो आपकी वेबसाइट अगर आप लैंड करते हो तो वेबसाइट में आपका बुकिंग इंजन भी मिल जाता है आपको। जैसे क्लाइंट आपका ग्लोबली कहीं पर भी बैठा बुक करा सकता है। पहले तो क्या होता था कि होटल को बुक कराने के लिए कस्टमर काउंटर पे आता था, पूछता था कि सर रूम अवेलेबल है क्या, सर रूम दिखाओ मेरे को, यार कॉल के ऊपर कस्टमर आता था। आजकल इतना टाइम न तो कस्टमर के पास है न एक होटल के पास है। होटल भी चाहता है कि मेरी जो कस्टमर मोस्टली OTA से बुक हो क्या जाए, या मेरी OTA एक इसमें एक ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट जिसको बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म है OTA, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स। जैसे आपने नाम सुना होगा मेक माई ट्रिप, गोआईबीबो, Booking.com, अगोड़ा, तो ये सब OTA हैं, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स। मतलब 2 टाइप के ट्रैवल एजेंट्स होते हैं। एक तो आपने ऑफलाइन जो आपके शहर में होते ही हैं ट्रेडिशनल ट्रैवल एजेंट्स, ये कॉल पे बुक करते हैं, आपका ग्रुप बुक करते हैं। और एक ही ऑनलाइन है। ऑनलाइन मतलब ये वर्चुअली अपने ऐप के ऊपर ही कस्टमर का डेटा ले लेते हैं और वहीं से होटल को वो बुकिंग पास ऑन कर देते हैं। तो हमने वो फीचर्स भी डाला। हमने इन सब कुछ मैनेज करने के लिए चैनल मैनेजर होता है जो मल्टीपल OTAs की बुकिंग्स आपकी एक ही पोर्टल पे लाके आपके सॉफ्टवेयर में डेटा गेट कर देता है। तो हमने चैनल मैनेजर से भी इंटीग्रेट। थोड़ा इसको और समझाओ सर, समझाने। हाँ, जैसे चैनल मैनेजर आप बता रहे हैं, जैसे कि क्या होता है कि OTAs है। अब OTA आज की तारीख में इंडिया की बात करूं तो ग्लोबली कम से कम 8 से 10 ऐसे बड़े प्लेयर हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बुकिंग करते हैं। अब कस्टमर भी बहुत सारे हैं, OTAs भी बहुत सारे हैं, पर होटल एक है। अब उन सब की रेट और इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए हमने थर्ड पार्टी टूल को इंटीग्रेट किया जिसको बोलते हैं अपन चैनल मैनेजर। तो चैनल मैनेजर का बेसिकली काम क्या होता है कि जैसे सपोज करो आपके पास रूम है, 20 रूम्स की प्रॉपर्टी है। 20 रूम्स में आपने मान लो सपोज करो अभी आप जब चैनल मैनेजर यूज़ नहीं कर रहे हो तब आपको कैसा फेस करना पड़ता है, और जब चैनल मैनेजर को यूज़ करोगे तब आपको कितना फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है। अभी आपने 2 रूम मेक माई ट्रिप को दिए, 2 रूम गोआईबीबो को दिए, 2 रूम अपने एक्सपीडिया को दिए, 2 अगोड़ा को दिए। सपोज करो किसी ने बुक होके आया
तो अब आपको हर बार आपकी मेल चेक करनी पड़ेगी, हर बार आपको अपने व्हाट्सअप नोटिफिकेशन चेक करना पड़ेगा। तो ये काम तो आपका नॉन चैनल मैनेजर करता है। अब अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी में चैनल मैनेजर लगा दिया तो क्या करता है चैनल मैनेजर का, आपकी 20 रूम्स पूरी की पूरी 20 रूम्स की प्रॉपर्टी सबको शेयर कर लेता है कि भैया मेरे पास। और इसमें क्या होगा, एक एल्गोरिदम भी काम आता है। अगर आपके पास मैक्सिमम रूम आपने ओटीए पे खोल रखे हैं तो आपके पास बुकिंग अच्छी आएगी, आपकी प्रॉपर्टी अच्छी से स्क्रॉल करेगी, आपकी प्रॉपर्टी ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे रहेगी। ये इनको एक एल्गोरिदम होता है। प्लस अब आपकी रेट मैनेज करनी। अगर आप मैनुअली चला रहे हैं तो मैनुअली में क्या प्रॉब्लम होती है, रेट डिस्पैरिटी का सबसे बड़ा एक इशू होता है। रेट डिस्पैरिटी थोड़ा सा, रेट डिस्पैरिटी क्या होता है कि ओटीए क्या कहता है कि अगर आप मुझे ये रेट दिए तब इसको भी ये रेट दो, उसको भी वो रेट दो। तो होटलियर क्या होता है कि ऑनर काम नहीं करता, काम तो फ्रंट ऑफिस स्टाफ करता है, तो इतना स्केल वो भी नहीं है। तो कभी किसी को मान लो सपोज करो 1000 का रूम है तो कभी किसी ने 1200 रुपये डाल दिए, कभी किसी ने 1000 रुपये डाल दिए, कभी किसी ने 800 रुपये डाल दिए। तो ओटीए उसको रेट डिस्पैरिटी बोलते हैं कि भाई रेट की समानता, सेम प्रोडक्ट की अलग अलग रेट नहीं होगा। हाँ अलग अलग रेट। जैसे आपने अमेजोन देख रहे हो, अब अमेजोन में भी आपने अगर एक चीज़ देखी है तो वही आपको फ्लिपकार्ट पे भी वही मिलेगी, मिशो पे भी वही मिलेगी, और अदर देन प्लेटफॉर्म पे भी वही मिलेगी। सेम कंसेप्ट होटल पे भी चलता है। तो चैनल मैनेजर इन सबको भी मैनेज करता है आपके, ठीक है। अब चैनल मैनेजर से बुकिंग आई, अब चैनल मैनेजर को देखना, और वही बुकिंग अगर आपको अपने सॉफ्टवेयर में पीएमएस में भी इंटीग्रेट होकर मिल जाए तो और भी अच्छा हो सकता है। तो हमने थर्ड पार्टी इंडिया की 3 बड़ी अच्छी कंपनियां हैं जिसके साथ में हमने इंटीग्रेशन किया है। जैसे एक इस्टा है, अच्छा काम है उसका, ग्लोबली भी अच्छा काम है, और एक इंडिया बेस्ड कंपनी ग्लोब, और एक बुकिंग जर्नी। तो हमने तीनों के साथ में इंटीग्रेशन अभी हमारा है, तीनों लार्ज सेगमेंट है। इसके बाद में हमने सिस्टम किया व्हाट्सएप इंटीग्रेशन। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि होटलियर हमेशा फ़ोन करके पूछता है आज कितने रूम लगे हैं, कितने रूम खाली हुए हैं, कल किसका चेकआउट होना है, क्या है। तो ये सब मैनुअली हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। हमने क्या किया, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन बना दिया। जैसे गेस्ट चेक इन हुआ, चेक इन होते ही एक मैसेज गेस्ट को चला गया, वेलकम टू होटल, प्लीज़ कॉल डायल 9 नंबर। वो एक उसी टाइम एक मैसेज चला गया ऑनर को कि भैया आपके रूम, ये रूम चेक इन हुआ है, इतने रुपये में चेक इन है, अब इतने रूम खाली है। सो दैट होटल को, ऑनर को हर पॉइंट पे अपनी होटल अपडेट रहे, उसको पूछने की जरूरत नहीं पड़े, और कहीं देखने की भी जरूरत नहीं पड़े। जैसे व्हाट्सअप मैसेज आएगा तो दिख जाएगा भी मेरे 5 रूम खाली है, मेरा 10 रूम खाली है, ये है। तो हमने ये नोटिफिकेशन इसमें अपडेट किया। और भी छोटे मोटे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे हमने एक गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया था नया, कभी 5 करोड़ से ऊपर जिसका टर्नओवर है तो उसको ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी होती है। तो हमारे काफ़ी सारे क्लाइंट हैं जिसका 5 करोड़ से ऊपर सिंगल जीएसटी पे टर्नओवर है, तो हमने उसके साथ में एक जीएसटी के साथ में कोलैबोरेटेड करके इंटीग्रेशन करके हमने एक ई इनवॉइसिंग भी चालू किया। वो भी बहुत अच्छा फीचर्स है। और साथ ही हमने सॉफ्टवेयर इस तरह से इसको डेवलप किया है यूज़र फ्रेंडली, क्योंकि हमने देखा था कि जैसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है तो उनका स्टाफ भी होटल मैनेजमेंट किया हुआ या बहुत पढ़ा लिखा इस तरह के होते हैं, कंप्यूटर नॉलेज भी होते हैं, तो वो ईजिली ऑपरेट कर लेते हैं किसी भी चीज़ को, चाहे थोड़ा टिपिकल भी हो तो ईजिली हैंडल कर लेते हैं। और हम जिस सेगमेंट में जा रहे थे वहाँ पे कई पढ़े लिखे कम भी होते हैं स्टाफ, या कईयों को कंप्यूटर का भी नॉलेज नहीं है, ऐसे भी स्टाफ होते हैं, क्योंकि बजट होटल में सब कुछ बजट से ही चलती है। तो हमने सॉफ्टवेयर को इस तरह से इसी यूआई डेवलप किया है, यूज़र इंटरफेस, ताकि वो और ईजिली कोई भी बंदा उसको ईजिली ऑपरेट कर सके। ठीक। आपकी प्रोडक्ट की प्राइसिंग कहाँ से शुरू होती है? सर मोटा मोटी अगर मानो ना तो जैसे एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी अगर आप ऑपरेट करते हो तो 10,000 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती है। और अगर आपकी पूरी हाईली ऑक्यूपाइड होटल है जिसमें आपका रूम, रेस्टोरेंट, रूम सर्विस, बार वगैरह सब कुछ है, तो मोटा मोटी लगभग 70-75 हज़ार रुपये तक का भी लैंड प्राइस पे। ठीक है, ये 10,000 आपने साल का बता, यानी कि 1,000 रुपए से भी कम आप महीने में सॉफ्टवेयर पे इन्वेस्ट करते हैं। रेस्टोरेंट की बात चली है तो ये सेक्टर लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है कि रेस्टोरेंट खोल देते हैं, अच्छा मार्जिन रहेगा। लेकिन आज के डेट में लोग क्या गलती करते हैं रेस्टोरेंट खोलने के बाद, उसके बारे में आपका क्या बात है? सर एक्चुअली क्या है कि मैं जोधपुर की भी बात कर लूँ या पूरा ऑल ओवर की भी बात कर लूँ, एक बिजनेस की भेड़ चाल है। आज वैभव जी ने रेस्टोरेंट खोल लिया तो मुझे भी बहुत इंटरेस्ट रहेगा कि यार मेरे को रेस्टोरेंट खोलना है, यार वैभव जी का इतना चल रहा है। अरे वैभव जी ने क्या डाला है अंदर, वैभव जी ने अपने आप को झोंक दिया पूरा, टेक्नोलॉजी वाइज, स्टाफिंग वाइज, अपनी रिलेशन, ये सब चीज़ें हर आदमी नहीं देखता, बस वो उसकी भीड़ देखता है कि उसकी ओपनिंग पे इतनी भीड़ थी, अरे यार मेरे को भी रेस्टोरेंट खोलना है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा आपको इस चैनल के माध्यम से कि ये भीड़ चाल से बचें। आप अपनी स्किल के अनुसार बिजनेस करें। मैं ये भी नहीं कहता कि हो सकता है आपकी स्किल रेस्टोरेंट की नहीं हो या आप रेस्टोरेंट करें, चाहे आपकी हो या मत करें,
पर आप अपनी स्किल के अनुसार बिजनेस करें और बिजनेस में अपना जी जान लगा दें। सो मोस्टली देखो रेस्टोरेंट आज के टाइम में गलतियाँ बहुत सारी करता है, जो मतलब होटल या रेस्टोरेंट या जो भी आप कहते हैं, ठीक है ना। एक तो प्रॉपर मार्केटिंग नहीं होती, ठीक है ना, प्रॉपर जगह लोकेटेड नहीं होती हैं। अब रेस्टोरेंट में क्या होता है सर, रिटेल आउटलेट तो है नहीं कि एक आदमी आया और सब्जी खरीद के किराना खरीद के चला गया। रेस्टोरेंट में आपने देखा होगा मोस्टली अमूमन पूरी फैमिली आती है, तो फैमिली आती तो गाड़ी से आएगी। आदमी पार्किंग की जगह नहीं लोकेटेड करता, आदमी को लगता है रेस्टोरेंट खोला बहुत बी रोड में खोल लो, सी रोड में खोल लो। अगर जोधपुर की बात करूँ तो आदमी ये नहीं देखता कि भी पार्किंग है या नहीं है, फिर सफ़र करता पार्किंग में। लोग अनसन मर्जी जैसे पार्किंग लगा लेते हैं, ठीक है ना। फिर कभी कभी ये भी देखा है कि पार्किंग लगा दी, फिर पीछे से पुलिस वाले की वैन आई और उसको उठाना आई, तो वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। न तो प्रॉपर लोकेशन सेलेक्ट करता है, न प्रॉपर मार्केटिंग करता है। आज की तारीख में जैसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग काफ़ी अच्छा सोर्स है रेस्टोरेंट के लिए। तो अगर आपने इन्फ्लुएंसर को एक ओपनिंग से पहले एक इन्फ्लुएंसर मीट करा दिया, एक इन्फ्लुएंसर को करा दिया, तो आपका रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकता है। FM है, न्यूज़पेपर है, होर्डिंग्स है, तो इनकी भी प्रॉपर सिलेक्शन आई थिंक सो करनी चाहिए मार्केटिंग। और रेस्टोरेंट खोलने के बाद आपको क्या लगता है कि ऑपरेशनली वो क्या क्या चैलेंजेस फेस करता है, आप कैसे उस चैलेंजेस को हेल्प करते हैं सॉल्व कर? फिर जैसे हमारा सॉफ्टवेयर में, जैसे मैंने पहले भी बात करी रेसिपी की, स्टॉक इन्वेंट्री की, मैनेजमेंट की, तो ये सब कुछ हम लोग सॉफ्टवेयर में देते हैं। उससे फ़ायदा क्या है कि अब जैसे हमने हमारा एक छोटा सा फीचर्स है मिनिमम क्वांटिटी लेवल। अब सपोज करो आप जोधपुर से 5-10 किलोमीटर दूर रेस्टोरेंट आपने खोल रखा है, हाईवे पे खोल रखा है। अब जोधपुर में जैसे एक ट्रेंड है कि भैया पनीर लेना तो किसका लेना है, कि दूध दे भंडार का लेना। अगर क्वालिटी चीज़ खानी है तो आपको, अगर अच्छा सर्व करना है तो। पर अब आप DPS सर्किल पर आपका रेस्टोरेंट खोल रखा है आपने, ठीक है, तो हमने फीचर्स डाल रखा है सॉफ्टवेयर में कि मिनिमम बिलो क्वांटिटी, कि जैसे सपोज करो कि आपने मिनिमम क्वांटिटी सेट कर दी कि भाई मुझे पनीर हर टाइम 5 किलो मिनिमम चाहिए, मुझे मावा इतना चाहिए, मुझे दूध इतना चाहिए, मुझे या जो भी अब रेस्टोरेंट में इंग्रेडिएंट लगते हैं, हाँ कुछ भी होगी, मतलब एक मिनिमम क्वांटिटी सेट कर दी। उससे नीचे जाते ही आपको एक ऑटोमेटिक एक रिपोर्ट जनरेट करके दे देगा कि भैया आप, क्योंकि आप दूर बैठे हो तो आपको इतनी मिनिमम क्वांटिटी हमेशा मेंटेन रखनी जरूरी है। तो ये भी हमारे फीचर्स है। रेसिपी, आपका टेस्ट हमेशा एक जैसा रहे, भले सेफ भले कितने भी चेंज हो जाए, आपका टेस्ट हमेशा एक जैसा रहेगा, तो क्लाइंट भी आपके पास रिपीट आएगा। वरना क्लाइंट क्या कहेगा, यार ओपनिंग में तो खाना अच्छा था, उसके बाद खाना बिगड़ गया, सर्विस नहीं है। तो सर्विस के लिए भी हमने एक किचन KOT सिस्टम भी इसमें कर रखा है। जैसे अमूमन आपने देखा होगा रेस्टोरेंट में अब टैब ऑर्डरिंग का ज़्यादा चलन है, कस्टमर जाता है टैब ऑर्डरिंग करता है, QR ऑर्डर करता है, जैसे QR ऑर्डर, तो हमने इसमें डाल रखा है। अब मोस्टली कंपटीशन, जैसे हमारा भी कंपटीशन है, तो हमारे भी कंपटीशन ने KOT प्रिंट कर रखी है, तो हमने उससे प्रिंट, जैसे किचन ऑर्डर टिकट, जैसे सपोज आप एक जैसे रेस्टोरेंट में बैठे हो, एक वेटर आपके पास आया, टैब ऑर्डर ले लिया, टैब ऑर्डर लेती KOT में आपका किचन में प्रिंट हो गया, एक ऑर्डर पर्ची चली गई। तो हमने ये सोचा कि भाई रेस्टोरेंट का स्टाफ तो हाईली इक्विपाइड तो है नहीं, क्योंकि फिर मैं अपनी बात पे आ रहा हूँ कि हमने रूरल एरिया में हमने बजट क्लास टारगेट ऑर्डरिंग किया है, तो वहाँ इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, तो वो इंग्लिश पढ़ नहीं सकता, हिंदी में KOT प्रिंट हो नहीं सकती, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है सर, मल्टी आदमी भी है, कोई गुजराती भी है, कोई गढ़वाली भी स्टाफ भी काफ़ी सारे हैं, हर कोई किसी को इंग्लिश पढ़नी नहीं आती या हर कोई किसी को हिंदी पढ़नी नहीं आती। तो हमने इसमें भी इनोवेशन की, हमने एक KDS बना दिया उसके लिए, किचन डिस्प्ले सिस्टम। अब सपोज करो आपकी किचन छोटी सी है या बड़ी किचन भी है, तो आपका प्रिंट तो एक ही जगह होगा। अब सपोज करो आपकी डिपार्टमेंट वाइज किचन बनी हुई है, एक पेंट्री है, इंडियन है, तंदूर है, चाइनीज़ है, या है, तो हर आदमी तो यहाँ आके पर्ची उठाएगा नहीं। तो हमने क्या किया, इसमें किचन डिस्प्ले चालू किया। तो किचन डिस्प्ले का फ़ायदा कैसा है कि यहाँ पे आपके वेटर ने ऑर्डर लिया, टैब पे ऑटोमेटिकली बर्जर के साथ में उसकी किचन में ऑर्डर चला गया, और बर्जर भी इतना लाउडली है कि अगर किचन में आपकी कितनी भी वाइब्रेशन, कितनी भी आवाज़ है, तो अभी आपकी एकदम साउंडली आवाज़ आके वो किचन आपके TV पे डिस्प्ले आ जाएगा। अब TV पे डिस्प्ले आया, हमने सारी लैंग्वेज के साथ में इसको इंटीग्रेट किया। आपका जो स्टाफ अगर किचन में किसी भी लैंग्वेज का पढ़ा लिखा है, हिंदी, गुजराती, पंजाबी, आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हो लैंग्वेज। तो ये हमने एडवांटेज किया। हमने उसमें जैसे मान लो रिपीट कस्टमर आता है, या सॉरी वो रिपीट ऑर्डर आता है, तो हमने उसकी भी मार्किंग करी। हमने 15 मिनट डिले ऑर्डर की भी मार्किंग करी कि अगर आपका ऑर्डर 15 मिनट डिले हो रहा है तो किचन में क्या मार्किंग होनी चाहिए, क्या इंडिकेशन जाना चाहिए कि ये ऑर्डर 15 मिनट डिले हो गया। अगर किसी ऑर्डर का कोई मार्किंग दी हुई है, नीचे भी जैन फूड है, नॉन इन नो गार्लिक है, तो हमने उसका भी दिया। तो ये सब चीज़ें
जो कंपटीशन कर रहा है उसमें पॉसिबल नहीं है, तो हमने वो भी किया। हमने एक छोटा सा कस्टमर को एक फीडबैक फॉर्म दिया कि जैसे कस्टमर आया उसने नंबर दिया, ऑर्डर दिया, जैसे उसका बिल बनेगा, बिल बनते उसका व्हाट्सएप पे बिल चला जाएगा और एक थैंक यू रिव्यू का फॉर्म चला जाएगा, जिससे कस्टमर की मार्केटिंग भी बढ़ जाएगी, रेस्टोरेंट की मार्केटिंग भी हो जाएगी, क्योंकि कस्टमर फूड खाएगा तो रेस्टोरेंट रिव्यू देगा। तो ये ऑटोमेटिकली मतलब कस्टमर के पास में भी नोटिफिकेशन जाए, ओनर के पास में नोटिफिकेशन जाए। आपके हिसाब से अभी आपके सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? सर हमारी स्ट्रेंथ ये है कि हमने काफ़ी कम में एक सॉफ्टवेयर वर्जन अपना देख के बाजार में उसी को चलाती रहती है, और हमने इसको कंटिन्यू अपडेट किया है एज पर कस्टमर डिमांड। कुछ भी कस्टमर की डिमांड आती है उसके अकॉर्डिंग हम इसको अपडेट की रिलीज देते हैं। जैसे आप देखते होंगे व्हाट्सएप या जो भी आप ऐप यूज़ करते हैं उसमें भी अपडेट्स आते हैं, वो भी कस्टमर डिमांड के अकॉर्डिंग। तो होटल में भी अपडेट्स रिक्वायर्ड रहती है? हाँ सर रहती है अपडेट, सॉफ्टवेयर में तो अपडेट जरूर चाहिए। जैसे मान लीजिए कोविड के समय की बात करूँ तो उस समय नियम था कि नंबर कंपलसरी था, नंबर कंपलसरी पहले भी था, और उसमें वेरीफाइड नहीं होता, कस्टमर गलत नंबर दे देता था ताकि वो ट्रेस नहीं हो, उस होटल में कोई कोविड पेशेंट मिले तो उसको 14 देर अंदर नहीं बैठना पड़ा। तो उस समय हमने को चेक इन और OTP अपडेट किया कि जैसे आप चेक इन करते हैं तो गेस्ट मोबाइल पे OTP जाएगा, तो भी आप देंगे तो ही चेक इन पास होगा, अदरवाइज होगा नहीं। तो हमने जैसे वो अपडेट किया। जैसे काफ़ी होटल्स वाले ऑटो कमीशन भी देता है, तो कुछ सिटीज़ में कमीशन का परसेंटेज बहुत बड़ा है, मतलब एक फ्रंट ऑफिस स्टाफ की पर डे सैलरी से भी ज़्यादा है, इतना मार्जिन है कमीशन का। तो ऑनर को लगता है कि 2 एंट्री अभी गलत हो गई तो मेरे तो लगभग 2-3 स्टाफ की सैलरी ऐसे ही लग जाएगी। तो हमने भी उसको भी OTP पे किया कि जैसे आप कमीशन वाले को, ऑटो वाले को कमीशन देते हैं तो ऑनर को OTP जाएगा, ऑनर लाइव उस समय कैमरा देख सकता है कि ऑटो वाला वहाँ है या नहीं है, तो उसके बेस पे आप कमीशन पास कर सकते हैं। या ऑनर को नोटिफिकेशन जाएगा, अप्रूव करेगा तो ही पास हो, वो भी कर सकते हैं। काफ़ी रेस्टोरेंट जैसे हाईवे पे होते हैं उनका AC नॉन AC का कॉन्सेप्ट होता है, हाँ, एसी डाइनिंग हॉल अलग होता है, उसकी रेट अलग होती है। हाँ, वो भी यही चाहते हैं मैं बजट जो नॉन AC सर्विस मेरी ले रहा है तो मैं उनसे क्यों AC का भी चार्ज करूं, और जो AC सर्विस ले रहा है उनको मैं नॉन AC की रेट क्यों दूं। आज वो भी एक बजट से चलता है, तो हमने वो भी इसको सेटअप करके रखा है कि एक ही प्रोडक्ट आप मल्टीपल रेट से भी चला सकते हैं। इस तरह के काफ़ी अपडेट हमने एज पर डिमांड किए हैं जो यूनिवर्सल होते हैं। रेगुलरली हम एटलीस्ट मंथ में एक बार रिलीज देते हैं अपडेट। ओके, सो कहने का मतलब ये है कि कस्टमर के फीडबैक को आप फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट करके और नए नए अपडेट्स लेके आते हो। तो अभी तो आपके पास में सारी टेक की टीम इन हाउस है जी। ओके, जो आपके साथ में काम कर रहा है। ठीक है, अभी अगर टीम की बात करें तो कितने लोग आपके साथ में काम कर रहे हैं? लगभग 16 to 18। अगर आपका कोई होटेलियर आपका सॉफ्टवेयर लेता है तो उसका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस क्या है? तो सिंपल ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है हमारा, ये भी हमारा, हमने भी पूरा रोबोटिक कर रखा है। अगर हम ये चाहते हैं भी हमारा कस्टमर रोबोटिक हो, कस्टमर चले, तो हमने हमारी कंपनी को भी रोबोटिक कर रखा है। हमारे यहाँ से गेट पे से छोटा सा एक मैसेज शूट होता है कस्टमर को, ऑनर या मैनेजर को, उसमें छोटी छोटी पॉइंट्स होते हैं, उसकी डॉक्यूमेंट वेरीफाई, उसके GST वेरीफाई, उसका फूड लाइसेंस वेरीफाई, उसका रजिस्टर्ड नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, ये हम छोटे छोटे ऐसी चीज़ें कस्टमर से गेट करते हैं। गेट करते ही हमारा ऑटोमेटिक उसका प्रोसेस है, AI से हमारा प्रोसेस है, AI ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर तैयार करके कस्टमर को आईडी फॉरवर्ड कर देता है। सिंपल ऑनबोर्ड प्रोसेस है। मतलब जस्ट अगर हम सोचें कि कस्टमर ऑर्डर फाइनल करने से ट्रेनिंग तक हम लोग आधा घंटे में एक ऑर्डर क्लोज कर सकते हैं। आधे घंटे में आप ट्रेनिंग तक कर देते हो? ट्रेनिंग तो दे। अच्छा, एक एग्जांपल दूं मैं आपको, मतलब हम दोनों लाइव थे वहाँ पे उस प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी में हम लोग विजिट करने गए थे जयपुर, ठीक है ना। रैंडम कॉल थी, ब्लाइंड कॉल थी, कोई कंफर्म ऑर्डर नहीं था। तो हम लोग क्लाइंट के पास गए, शाम को 7 बजे पहुँचे। तो कस्टमर का डेमो दिखा दो, हमने डेमो दिखा दिया, उसका भाई आया, उसको भाई को भी डेमो दिखा दिया। कस्टमर 9 बजे कस्टमर ने बोला कि ठीक है यार आप सॉफ्टवेयर डन कर दो। तो बोला कि आप कब लगाने आओगे? तो मैं कैसे लगाने कब आएंगे? आप बोलो अभी लगा देंगे। तो बोला कि ऐसे कैसे लगा दोगे, अभी टाइम लगेगा आपको। तो मैं कैसे टाइम नहीं लगेगा, हम लोग आधा घंटे के प्रोसेस में आपको फ्री कर देंगे। तो कस्टमर बोला यार मेरा इतना लेंथी मेन्यू है, 250 पेज का मेन्यू है, मतलब 250 आइटम का मेन्यू है, फिर मेरे 60 रूम्स है, ये सारे आप सब कैसे डालेंगे? तो मैं कहा सर हम नहीं डालेंगे, हमारी बैकअप टीम है, हमारी ये टीम है। आपको तो हमें एक छोटा सा मैसेज का जवाब रिप्लाई करना है, जैसे आप मैसेज का रिप्लाई करेंगे ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें आपके सिस्टम पे ऑन बोर्ड होती रहेगी। और लिटरली आप बिलीव मानोगे, हमने 30 से 45 मिनट्स में उसकी मतलब प्रोडक्शन से लेके उसकी कंप्लीटेशन विद ट्रेनिंग सारा पूरा कर दिया। मतलब मेन्यू के 250 आइटम कैसे डाले फिर आपने? हमारा सिस्टम है कि जैसे हम लोग 4 स्टाफ हमारा नाइट में बैठते हैं, तो हमने मेन्यू क्लिक करके उनके पास गया, चारों ने मेन्यू में अपने अपने अलग अलग डिवाइड बाइफिकेशन किया, कैटेगराइज किया और मेन्यू अपडेट कर दिया।
60 रूम थे, रूम में तो हालांकि क्रिएशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। फिर एक हमारा सबसे थोड़ा सा टास्क आता है लाइसेंस प्रोसेस का, तो हमारा 15 मिनट का लगता है वो भी प्रोसेस, हमारा लाइसेंस भी अपडेट हो गया। मतलब हमने 45 मिनट्स में 30 मिनट्स में मानो कस्टमर की ट्रेनिंग करा के हमने फ्री हो गए हम लोग। 10 ओ क्लॉक तक हम हमारे रूम में आ गए। सो मतलब आपने ओवरऑल कस्टमर एक्सपीरियंस के ऊपर ध्यान दिया। जितना ज्यादा कस्टमर एक्सपीरियंस सीमलेस होता है उतना ज्यादा आपकी सर्विस अच्छी होती है, उतना ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होता है। मैंने आपकी जर्नी को शुरू से देखा, जब से आपने शुरू किया, आप लोग फील्ड में घूमते हैं, आपने एक कस्टमर्स को विजिट किया, लेकिन इस पूरी जर्नी के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग ये चीज रही कि आपने जोधपुर का 80% से ज्यादा मार्केट आज आपका रेस्टोरेंट का, जो होटल का सॉफ्टवेयर चला रहा है। लगभग हर होटलियर आज आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में जानता है, या तो उसने सॉफ्टवेयर कभी लगाया होगा, या हो सकता है कि वो लगाने जा रहा है, या हो सकता है कि अभी वो यूज ले रहा है। बट अच्छी बात यह है कि इसमें सबसे अट्रैक्टिव चीज ये है कि आपके पास में सेल्स टीम नहीं है। सेल्स के नाम पे आप 2 ही लोग जाते हो और फील्ड में आपने कवर किया। तो इसके बारे में बताओ, ये आपने 80% मार्केट फील्ड पे खुद घूम के कैसे कवर किया? सर देखो, इसको एडवांटेज भी कह सकते हो, डिसएडवांटेज भी कह सकते हो। अब मैं इसको एडवांटेज में ऐसा गिनूंगा कि अगर एक कोई प्रोडक्ट बेचने आप खुद जा रहे हो, तो कस्टमर का जो फेथफुल कॉन्फिडेंस है वो मतलब मल्टी टाइम्स ज़्यादा हो जाता है। एक मार्केटिंग वाला जाता है, तो मार्केटिंग वाले के पास सारा स्किल नहीं होता। आप बोले उसको कितना भी, चाहे MBA से MBA रख लो, हर क्वेश्चन का जवाब नहीं होता, हर क्वेश्चन पे कस्टमर को वो फुलफिल नहीं कर सकता। सही बात है, जिसने बनाया उससे अच्छा तो कोई समझा ही नहीं सकता। समझ ही नहीं सकता भाई। आज मेरे प्रोडक्ट को मैं ज़्यादा समझ सकता हूँ इन बनस्पत मेरा कोई एम्प्लॉय समझ सकता है, ठीक है। प्लस ऑनर के साथ में भी एक एडवांटेज रहता है कि एक ऑनर से अगर बात करें हम, मतलब ऐसे ऑनर नहीं समझते हम आपको, एक चीज समझता है कि फाउंडर अगर फाउंडर से बात कर रहा है तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल जोन में बात करता है, उसका ज़्यादा बिल्ट होता है। उसको लगता है कि एम्प्लॉय ऐसा नहीं है कि आज है, उसे तो 2-4 महीने 6 महीने कंपनी छोड़ दे, फिर मैं किससे बात करूंगा, कौन मालिक है। तो ये सबसे एक हमारा एडवांटेज है। और डिसएडवांटेज ये भी कह सकते हो कि हम लोग जोधपुर में बैठ के तकरीबन हम लोग 22-23 स्टेट को कवर कर रहे हैं। 22-23 स्टेट कवर कर रहे हो, इसमें डिसएडवांटेज किस बात? तो इसमें डिसएडवांटेज यूँ है कि अगर हो सकता है हमारे पास बड़ी टीम होती तो हम लोग आज बहुत बड़ा ग्लोबली काम कर लेते हैं। जो हम दो हाथ कह के 4 हाथ में जितना काम कर रहे हैं, हो सकता है अगर 50 हाथ हमारे साथ होते हैं तो हम लोग उसको ग्लोबली ले जा सकते हैं। वैसे हम लोग ग्लोबली हैं, पर हमारी प्रेजेंस थोड़ी कम है। तो मतलब व्हाट इज स्टॉपिंग यू टू हायर द सेल्स एग्जीक्यूटिव? आप क्यों नहीं हायर कर? सर हायर नहीं किया ऐसा भी कुछ नहीं है, और हम हायर नहीं करेंगे ऐसा भी नहीं है। हम लोग पहले हमारा एक था कि हम लोग हमारे प्रोडक्ट इस्टेब्लिश करना, एक कस्टमर के साथ में ट्रस्ट बिल्ड करना, वो हमने काफ़ी हद तक अचीव कर लिया है, ठीक है। अब हम लोग आगे हमारा फ्यूचर एक्सपेंशन ये है कि हम लोग पूरा पैन इंडिया में हम लोग वैकेंसी निकल गई हमारे, जैसे काफ़ी सारे पोर्टल्स में हमने लॉन्च किया है ये। तो अपकमिंग हम लोग आने वाले, मतलब आफ्टर दिवाली के बाद में हम लोग पूरी सेल्स टीम हम लोग हायर करने वाले हैं। सो मतलब ये मैं आपके एग्जाम्पल से एक क्लासिक चीज ये सीखने को मिलती है कि सबसे पहले आप फोकस करो कि आप अपना एक मार्केट शेयर गेन करो। जब तक आपको आपके शहर के लोग ही नहीं जानते तो आप फिर राज्य में या फिर पूरे भारत की क्या बात करेंगे। ये मतलब 80% मार्केट शेयर खुद फाउंडर्स बैठ कर पहले पूरे मार्केट को कवर करते हैं, और उसके बाद जब स्केल करने की बात आती है तो टीम हायरिंग करते हैं। जबकि लोगों को मैंने देखा है कि सबसे पहले तो वो टीम हायरिंग के ऊपर ही काम करते हैं। मैं अपना स्टार्टअप शुरू कर रहा हूँ, मैंने कंपनी बना ली, GST बना लिया, खुद दौड़ूंगा उससे पहले एक बंदा रख लेता हूँ, तो अपने खर्चे पहले बांध लेते हैं और इसी वजह से वो फेल हो जाते हैं। यहाँ पे आपसे बहुत बड़ी सीख मिली सर मुझे एक चीज बताइए, जब आप मार्केट में अपने सॉल्यूशन को लेकर आए, ऐसा तो नहीं है कि आप अकेले ही प्लेयर है, ऑलरेडी मार्केट में बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स पहले से थे। उन प्लेयर्स के कंपैरिजन में आपने अपने सॉफ्टवेयर को कैसे पोजीशन किया? सर हम लोग इस मामले में सबसे फ्लेक्सिबल है। आपने देखा होगा मोस्टली जो बड़े प्लेयर है, अब जो बड़े प्लेयर नाम हो गए तो वो फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई उनकी। आज उनसे कोई भी आप यूनिवर्सल अपडेट मांगो या कुछ भी अगर अपने हिसाब से मॉडिफाइड मांगो तो वो उस चीज़ को डिनाई कर देते हैं, आइदर इतना बड़ा चार्ज आपको बिल थमा देते हैं तो कस्टमर उतना पे नहीं कर पाता है। तो हमने सबसे पहले हमने खुद को फ्लेक्सिबल बनाया। आज छोटे से छोटा क्लाइंट भी हमें कोई भी अगर छोटे से छोटा यूनिवर्सल अपडेट के लिए बोलता है तो हम लोग रेडी है करने के लिए, और हम लोग करते भी, हम लोग उसको सर्व भी करते हैं, और काफ़ी जनों को हमने किए ही है। मतलब किया सिर्फ खाली उसका फ़ायदा नहीं है, इसमें हमारा भी ज़्यादा फ़ायदा है कि हमारा प्रोडक्ट भी और उससे ज़्यादा निखरा है। आप क्या समझते हो कि हमने सारा सब चीज़ सीख के सोना है? हमने इसी मार्केट से ये सब चीज़ें सीखी है। जब प्रॉब्लम जैसे कोविड आया तो जैसे कमल ने बताया था कि भाई हमने OTP से किया, तो हमने क्लाइंट ही बोला हमें कि यार हमारे पास ये आ गया कस्टमर और इसके नंबर उसने गलत डलाए थे, पुलिस वाला आ गए, अब इसको वेरीफाई कैसे करना था।
तो हमने इसको OTP डलाया। एक क्लाइंट ने हमें ये भी फीडबैक दिया कि उसको रूम तो दिया था, छोटा सा बैग लेके आया और पता चला कि चेकआउट के टाइम टीवी निकाल के ले गया। अब उसको कैसे सर्च आउट करना रहा? 2,000 रुपए का रूम और 20,000 की टीवी। ID फेक, नंबर फेक। तो हमने इसको ऐसे किया कि ID इंटीग्रेशन करी और नंबर OTP किया। अब नंबर OTP करने से क्या है कि कस्टमर आता तो OTP देगा, मतलब नंबर आपका वेरीफाइड हो गया। अब नंबर वेरीफाइड है तो लगभग आपके 50% 70% चांसेस है कि कस्टमर आपको कहीं ना कहीं वापस रीच आउट हो ही जाएगा। तो जैसे आप लोग अपडेट्स लेके आते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया कस्टमर से फीडबैक लेने के बाद कुछ नया लेके आता है। कई बार ऐसी चीजें भी आती हो कि जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कौन सा अपडेट लाना है, कौन सा अपडेट को रोकना है, इन चीजों को कैसे प्रायोरिटाइज करते हो आप? वो हमारी टेक टीम डिसाइड करती है कि जो अपडेट है वो उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या नहीं है। जैसे हम लेटेस्ट एक बात उदाहरण दूँ मैं आपको, हमें एक कस्टमर ने बोला, जैसे आपने बताया कि सर रूम से सामान बहुत गायब हो रहा है, तो ये हमारा रिक्वायरमेंट है, इसको कैसे बचाया जाए। तो हमने उनसे पूछा कि आप कैसे करते हो मैनुअल। तो उन्होंने कहा जैसे कोई चेकआउट के लिए आता है, हम हाउसकीपिंग वाले को एक्सटेंशन पे कॉल करते हैं कि रूम चेकआउट के लिए आया है, उसको चेक कर रहे हैं। तो कई बार 2-3 गेस्ट एक साथ रहते हैं, उसको फ़ोन करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो हमने उसका अपडेट बनाया कि जैसे ही कोई रूम चेकआउट के लिए आता है, रूम नंबर सेलेक्ट करते हैं, तो ऑटोमेटिक रूम वो चेकआउट में सेलेक्ट होते ही हाउसकीपिंग मैनेजर को अलर्ट चला जाता है कि रूम नंबर 102 चेकआउट होने वाला है। तो इमीडिएट वो जाके अपना चेक कर लेता है। तो इससे इसको हमने डेवलप किया। ऐसा कई बातें आती है जिसको हम इमीडिएट बहुत फास्ट लेवल पर कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कुछ ऐसी भी आती है कस्टमर के अकेले की रिक्वायरमेंट है जो हमें लगता है कि किसी और को ज़रूरत नहीं है, तो फिर हम उसको नहीं कर। आप लोगों का स्टार्टअप इंडिया में भी रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, उसका सर्टिफिकेट आपको मिला है, तो वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा बहुत बताइए। सर ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक एडवांटेज है, क्योंकि हम इस कैटेगरी में पहले एक ऐसे हैं जिनको स्टार्टअप मिला है। हमसे बड़ी भी कंपनियां बहुत सारी है, हमसे लेवल की बात इंडिया लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, हमसे बड़ी कंपनियां भी बहुत सारी है, हमसे हमारे बाद में भी काफ़ी सारी कंपनियां ऐसी है ये। पर हमारा इस कैटेगरी में होना और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें स्टार्टअप मिलना अपने आप में सबसे बड़ा हमारे लिए अचीवमेंट है। तो कैसे मिलता है, ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सर एक गवर्नमेंट का प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर में आपको सारी सब चीज़ें से एक नॉमिनल एक फॉर्म जैसा फॉर्म होता है, कुछ वो सब चीज़ें फिल आपको करनी पड़ती है, आप अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ता है, अपनी स्टोरी टेलिंग करनी पड़ती है, आपके पास क्या यूनिक है, आपने क्या ऐसा नया बनाया, आपने किसे एक्सपीरियंस लेके बनाया, वो सारा सब कुछ करने पर उनके जो स्टैंडर्ड फोलियो है वो सब कुछ फॉलो करना पड़ता है। ओके। तो मतलब हर किसी को नहीं मिल पाता, जिसने कुछ समय में कुछ बड़ा अचीव किया हो उन्हीं को ये सब कुछ मिल पाता है। ठीक है। ओके, आपने कभी फंड रेजिंग के बारे में सोचा है कि किसी से फंडिंग ले कंपनी को और एक्सपेंड करने के लिए? सर कंपनी फंडिंग से स्केल नहीं होती है, कंपनी अपने प्रोडक्ट से स्केल हो जाती है। आज हम लोग नॉन फंडिंग कंपनी होते हुए भी हम लोग 22-23 स्टेट में, मैंने जैसे आपको बोला, करते हैं काम। हमारे पास तकरीबन 5,000 प्लस क्लाइंट है। तो स्केल करने के लिए पैसा होना जरूरी नहीं है, और मोस्टली पैसा आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द कंपनी जो फंडिंग लेके या रेज लेके होती है, मोस्टली 90% पैसा बर्न ही कर रही है। और हम लोग इतना कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि हमने पैसा कमाया है। तो आपने 6,400 रुपए से शुरू करके 8 फिगर कंपनी तो बना लिया, लेकिन फंड रेजिंग का मतलब केवल पैसा रेज करना नहीं होता, एक एक्सपोजर भी मिल जाता है। जैसे शार्क टैंक के बारे में हम देखते हैं, तो कई सारे फाउंडर्स को वहां पर पैसा नहीं भी मिला है तो एक एक्सपोजर मिल गया है। तो आपने कभी कंसीडर नहीं किया, कनेक्शन मिल गया, नेटवर्क मिल गया, तो उस हिसाब से आपने कंसीडर नहीं किया? नहीं, ऐसा भी नहीं है हमने नहीं किया। जैसे हमने शार्क टैंक भी हमने किया था, हम लोग लगभग करीबन सेकंड राउंड में क्वालिफाइड हो गए थे। फिर कुछ हमारी फिगर्स की वजह से हम लोग नेक्स्ट क्वालिफाइड नहीं हो पाए थे। अब जैसे देखो, व्यापारी आदमी जब व्यापारी से बात करता है, बिजनेस ओनर से बात करते हैं, तो मैंने देखा है बहुत खुल के बात करते हैं। मुझे नहीं लगता जब मैं आपके पास बैठा हूं तो कभी हम 1 घंटे से कम हमने बात की होगी। हम भी वैसे बैठते तो बहुत सारी बातें करते हैं। अब आप भी इतने व्यापारियों से मिलते हो, अब कई बार ऐसा भी होता होगा कि होटल वाला आपको बोलता होगा कि एक काम करो, आप हमारी होटल लीज पे ले लो, आप चला लो, आप हमारा रेस्टोरेंट चला लो, है ना? तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज को फिर मना कैसे करते हो आप? सर देखो, अपने अपने फील्ड में एक्सपर्टीज होना ही पड़ता है। जैसे अगर हमारा फील्ड ये है कि भाई हम लोग एक टेक कंपनी है, हम लोग सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, तो हम लोग अगर वहीं तक रहेंगे तो आई थिंक सो ज़्यादा बेटर सर्व कर पाएंगे। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, उनके बास्केट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कोई मेडिकल सॉफ्टवेयर भी बेच रहा है, कोई FMCG बेच रहा है, कोई मॉल का सॉफ्टवेयर भी बेच रहा है। पर हमने हमारे जो स्ट्रेंथ है वो बहुत सीमित रखी कि भाई ऐसा नहीं है हर जगह दिमाग लगाना है या हर जगह आपके पाँव फैलाना। तो हमने टेक में भी बहुत सीमित रखा अपने आप को। सिर्फ हम लोग स्पेसिफाइड आज
पूरी इंडिया में पहली एक ऐसी कंपनी है जो स्पेसिफाइड ओनली ऑन होटल सॉफ्टवेयर काम करती है, या होटल टेक्नोलॉजी पे काम करती है, या ये कह सकते हो कि होटल की मैनेजर मार्केटिंग पे काम करती है, और कोई दूसरी कंपनी ऐसी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आते हैं हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे ऑफर्स आते हैं, कुछ परेशान होके आते हैं, ऐसे बोलते हैं कि यार बहुत परेशान हो गया, होटल बना के गलती कर दी। तो हम लोग उसको सजेस्ट करते हैं कि सर आपने अगर गलती कर दी तो हम लोग इसकी सॉल्यूशन देंगे आपको, क्योंकि हमारा काम ही सॉल्यूशन देने का है। हम लीज पे लेंगे तो हमारा काम नहीं है वो चलाने का, पर हमारा काम है कि इस होटल को चलवा देना आपको। हमारी स्किल से या हमारी प्रोडक्ट से या हमारी मार्केटिंग से या हमारा सॉल्यूशन प्रोवाइड से आपकी होटल बेटर चल सकती है। तो हमने ये आइडिया दे के उसकी होटल को बूस्टअप किया और काफ़ी अच्छा लोगों को इसका रिजल्ट भी मिला। राइट। अभी फ्यूचर प्लान्स क्या है और आगे क्या लाने वाले हो आप? सर फ्यूचर प्लान बस इसमें डे टू डे जो रेगुलर अपडेशन है वो लाना चाह रहे हैं। और अब जैसे अब आपको पता है कि थोड़ा सा एआई के टाइम आ गया है, तो हम लोग इसमें एक एआई में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी जो पीछे बैकएंड टीम है, टेक टीम है, जो एआई के साथ में भी काम कर रही है। हम लोग इसमें एक एजेंट ला रहे हैं। आपने देखा होगा कि मोस्टली होटल में एक सबसे बड़ी दिक्कत ये भी होती है क्योंकि 24 घंटे चलती है, रेस्टोरेंट मोटा मोटी आपका 18 घंटे चलता है, तो स्टाफिंग की बहुत बड़ी समस्या रहती है। दिन का तो स्टाफ हो गया, रात को स्टाफ है कि 12 बजे तक काम किया फिर जाके सो गया। चौकीदारी रिसेप्शनिस्ट होता है। और कस्टमर, आपको पता है कि कस्टमर आजकल मोस्टली सेल्फ ट्रैवलर ज़्यादा हो गया। अब आदमी गाड़ी लेके दिल्ली जा रहा है, अब उसको रात को 2 बजे नींद आ रही है, सोना है, खाना है, कुछ भी करना है, तो कस्टमर कॉल करता है, तो बंदा कॉल उठाता नहीं है। वो होटल की वहाँ पर नेगेटिव मार्केटिंग हो जाती है कि यार मैंने कॉल किया, कॉल नहीं उठाया। तो हम लोग इसमें ये फीचर्स ला रहे हैं कि ये एजेंट ला रहे हैं जो आपके 24 घंटे, सातों दिन, सर्दी गर्मी आंधी तूफान कुछ भी हो, वो बंदा वहाँ आपका अटेंटिव रहेगा। वो आपको बेसिक सारे आपके क्वेश्चन के आंसर दे देगा कि भाई आपकी लोकेशन कहाँ है, आपकी बुकिंग प्रोसीजर क्या है, आपका रिजर्वेशन कैसा है, आपका फर्दर आपकी अगर कोई बुकिंग करानी तो बुकिंग तक भी उसको लेके जाएगा। ये एजेंट हम लोग लेके आ रहे हैं होटल में भी और रेस्टोरेंट में भी। और उसके बाद में हम लोग, जैसे हमारा, मैंने आपको बताया अभी हम लोग 5000 क्लाइंट के साथ में हम लोग अभी मार्केट में, मतलब बहुत बड़ा शेयर नहीं है पर छोटे के शेयर के साथ में चल रहे हैं। तो इसमें भी हमारा एक्सपेंशन है कि आगे आने वाले हम लोग 1-2 सालों में ये फिगर हम लोग जस्ट 2 टाइम कर लें, डबल कर लें, 10,000 फिगर तक हम लोग कस्टमर। उसी के लिए आप हायरिंग वगैरह कर रहे हैं और सीन्स सेट हो। ठीक है, अगर आप एक नए होटल को और एक एस्टेब्लिश्ड होटल को कुछ एडवाइस देना चाहोगे तो वो क्या होगी? सर नए होटल को, पुराने होटल को इस्टेब्लिश, तो देखो आदमी सारा सब कुछ अपने हिसाब से करता ही है, पर बेटर ये है कि आप अपने मैनेजमेंट, आप अपनी मार्केटिंग में अच्छी सी स्किल से काम लें, अच्छा प्रोडक्ट यूज़ करें और अच्छी क्वालिटी कस्टमर को सर्व करें। तो आई थिंक सो इससे बढ़िया कोई बिजनेस नहीं है। हाँ, और इसमें एक रेशियो काम आता है कि आपका 30-30 वाला। जैसे 30-30 क्या होता है कि मोस्टली कस्टमर ने देखा हुआ है, एक होटल खोली, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लिस्ट हो गया और हाथ पे हाथ धर के बैठ गया, फिर ढूंढता है कस्टमर को। और ऐसा कस्टमर नहीं आने। आप क्या सोचते हो कि अगर पूरा का पूरा मेक माई ट्रिप से या OTA से क्लाइंट आ जाता तो मेक माई ट्रिप होटल खुद नहीं खोल लेता? तो आप ऐसा, मेरे हिसाब से आप ऐसा बिजनेस में मत जाओ। आप इसमें अपने आप को बांटो आप, कि एटलीस्ट आपका 33% आप अपना रेशियो रखो लोकल कॉर्पोरेट्स पे, जिसमें इंश्योरेंस, फाइनेंस, बैंकिंग, जितने भी कॉर्पोरेट्स आते हैं, चाहे भले वेडिंग क्लाइंट है, चाहे भले कॉर्पोरेट क्लाइंट है, उन सब पे फोकस रखो। देन आपका 33% आप रखो अपने लोकल ट्रेवल एजेंट्स पे। जैसे मान लो इंडिया में ये तो अपॉर्चुनिटी अब अच्छी हो गई कि काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा, TTM है, TTF है, BMTM है, तो काफ़ी दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, गुजरात में काफ़ी सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं। तो वहाँ आप पार्टिसिपेट करो। ज़रूरी नहीं है कि आप अपना एग्जिबिट होके पार्टिसिपेट करो। अगर आप मान लो वहाँ पे जाते भी हो, आपको काफ़ी सारे एज ए विजिटर भी जाओ तो भी आपको काफ़ी सारे वहाँ पे ट्रैवल एजेंट्स मिलते हैं। आप उनसे बात करो, सबके ग्रुप्स आते हैं। जैसे अब आपने देखा होगा कि कोलकाता के काफ़ी अच्छे ग्रुप्स अपने राजस्थान में आते हैं, जोधपुर आते हैं, राजस्थान में आते हैं। आप उनसे बात करो तो काफ़ी अच्छा बिजनेस आपको वहाँ से भी गेट हो जाएगा। देन आप डिपेंड हो आपके OTAs पे। 33% आप अपना डालो OTA पे, क्योंकि OTA पे भी क्या होता है सर, आप डे टू डे B2B रेट डालो, आवरली रेट डालो। आजकल सब ने एक कंसेप्ट चालू कर दिया B2B वाला और आवरली वाला। अब मोस्टली जो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या एयरपोर्ट के पास होटलें हैं वो सब मोस्टली आवरली चलने लग गई। आवरली कैसा है कि जैसे मान लो कोई 6 बजे ट्रेन से उतरा है, अब उसके 10 बजे मीटिंग है, तो उसको रूम 4 घंटे चाहिए होता है। तो वो 4 घंटे चाहिए तो 4 घंटे का पैसा दे, वो पूरे दिन का पैसा क्यों दे? तो OTA ने भी आवरली रूम चालू कर दिए हैं कि भी 3 घंटे, 6 घंटे, 9 घंटे के एक छोटी सी साइकिल बना दी है, जिसमें आपका एक ही रूम मल्टी टाइम आपका सेल आउट हो जाएगा, ऑक्यूपाइड हो जाएगा। तो आप इस पर भी आप फोकस करो। तो आई थिंक तो आपको पूरा मार्केटिंग एक स्ट्रेटेजी बना के प्लान करना चाहिए
तो ज़्यादा अच्छे से आपके होटल ग्रो कर पाएंगे। सो आपका कहने का मतलब ये है कि अगर ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स की बात करें तो इस पे सिर्फ 33% डिपेंडेंसी होनी चाहिए, बाकी आपको अपने खुद के सोर्सेज से बिजनेस लाना चाहिए। लेकिन जैसे सर अभी मार्केट में जैसे कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, और अब तो क्या है कि इंस्टाग्राम पे रील बड़ी बढ़ चढ़ के आ रही है, आप 18 साल से ऊपर हो तो आप रूम ले सकते हो, आपको कोई लीगली बाहर निकाल नहीं सकता, तो युवाओं में बड़ा जोश हो गया उस वजह से। और होटल वाले भी क्या है कि बड़े जोश से ये इसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए। मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बात करूँ तो मैंने कई लोगों को देखा है, उनका लगभग लगभग बिजनेस ये कपल फ्रेंडली रूम्स की तरफ बढ़ चुका है। और लोग जो छोटी मोटी प्रॉपर्टीज लेकर भी बैठे हैं, उन्होंने भी अपने बाहर होटल का बोर्ड लगा दिया, एक ट्रेड लाइसेंस ले लिया, जीएसटी की तो जरूरत पड़ती नहीं है क्योंकि छोटा काम है, और वहां पे कपल फ्रेंडली रूम्स अलाउ करना शुरू कर दिया। उस केस में ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? मैं आपको ऐसा भी नहीं कहता हूँ कि कपल फ्रेंडली गलत काम है या वो काम है। अगर जब एज पर गवर्नमेंट्स कह रही है, सुप्रीम कोर्ट भी ये जजमेंट दे दिया कि आप 18 साल से ऊपर आप रूम दे सकते हैं, आप लोकल आईडीज पे रूम दे सकते हैं, तो गलत नहीं है। पर पूरा का पूरा इस पर डिपेंड ऑन होके आपको होटल बिल्ड करना, आई थिंक सो दैट्स अ गुड आइडिया। आप सपोज करो आपकी प्रॉपर्टी बिल्टअप होने में आप कहीं पे भी आज की तारीख में बनाते हैं तो 5 से 7 करोड़ रुपए का आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। इवन बदले बदले में कपल कितना देता है? 1,000 रुपये। अब आप कैलकुलेशन करो कि आप 20 रूम की प्रॉपर्टी आप एक सर्वाइव कर रहे हो, कपल से ज़्यादा तो एक्सेप्ट कर नहीं सकते, क्योंकि वो अगर कोई कपल आपके रूम में आ रहा है तो नेचुरली है कि अपने पेरेंट्स से छुपते छुपाते आ रहा होगा, अपनी पॉकेट मनी बचा के आपको पैसा दे रहा होगा, तो 1,000-1,200 रुपये से ज़्यादा आप एक्सेप्ट भी कर नहीं सकते, और उसकी भी पॉकेट अलो करती नहीं है। और यही अगर आप अपना शेयर, अगेन मैं वही बोल रहा हूँ आपको, 33-33-33 का रेशियो, अगर यही बिजनेस थोड़ा सा कुछ आप डाइवर्ट कर दो अपने कॉर्पोरेट्स के ऊपर, तो उससे तक आपका टैरिफ इनहाल्स हो जाए, थोड़ा सा आप अपना टूरिस्ट पर डिपेंड ऑन हो जाओ, तो आपका ऑल ओवर रेवेन्यू और ऑल ओवर आपकी जो ARR है, होटल में ARR का मतलब आप पूछोगे कि एवरेज रूम रेट, तो आपकी एवरेज रूम रेट भी बढ़ जाएगी, आपकी थोड़ी सी ऑक्यूपेंसी भी बढ़ जाएगी। अब जब ARR की बात आई गई है तो एक होटेलियर को रूम्स पर पर्सपेक्टिव से कौन से मैट्रिक्स देखने चाहिए? सर मैट्रिक्स में तो ये है कि आपकी ARR अच्छी आपकी होनी चाहिए। अगर आपकी होटल नहीं है, स्टार्टिंग में हो सकता है कि ARR थोड़ी कम हो, जैसे जैसे आपकी होटल थोड़ी पुरानी हो रही है, जैसे थोड़ी होटल आपकी रिव्यू अच्छे आ रहे हैं गैस के, तो आप अभी सोचो कि इनहाल्स करो, आप अपनी ARR भी बढ़ाओ, आपकी ऑक्यूपेंसी भी बढ़ाओ। कि भी जैसे अब आप सपोज करो आपके नई होटल है, तो उस तक आपको इनिशियली थोड़ा सा डिस्काउंट ऑफर करना पड़ेगा, मार्केट में हो तो OTA को थोड़ा सा ज़्यादा कमीशन पे करना पड़ेगा, जो रेगुलर कस्टमर आ रहे हैं उनको भी थोड़ा सा ऑफर करना पड़ेगा। पर डे बाय डे जब आप थोड़ा सा मार्केट में रिलायबल हो जाओगे, आपकी सर्विस अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो आपको अपनी ARR पे भी थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, आपकी अपनी ऑक्यूपेंसी पे भी फोकस करना चाहिए। तो ये सारे फीचर्स आपके सॉफ्टवेयर में, ऑक्यूपेंसी रेट, डे टू डे हर टाइम में आपको अपनी इन्फॉर्मेशन होटल की देता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपका कौन सा रूम कितना चल रहा है, नहीं चल रहा है, आपकी ARR कितनी रह रही है, आपकी TRR कितनी रह रही है, आपकी ऑक्यूपेंसी कितनी रह रही है, आपका डे का बिजनेस कितना है, आपका इन हाउस का इस मंथ का बिजनेस कितना है, और पूरे फोरकास्टिंग ईयर का बिजनेस कितना है। तो सॉफ्टवेयर में हर चीज़ हर पॉइंट पे आपको कस्टमर को अवेयर कराते हैं हम लोग। लोगों को लगता है सॉफ्टवेयर का बिजनेस सबसे बढ़िया है, एक बार सॉफ्टवेयर बना दिया, पेटेंट ले लिया, फिर पैसा ही पैसा। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा आपने। ये कई कस्टमर हैं। हाँ, मतलब इसका ऊपर आपका क्या पॉइंट है? एक्चुअली क्या होगा, आपने देखा होगा जैसे जूडियो खुलता है, रिलायंस ट्रेंड खुलता है, तो एक बड़ी सारी जगह लेनी पड़ती है, माल डालना पड़ता है, एक हाईली क्वालिफाइड स्टाफ डालना पड़ता है, आपको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट डालना पड़ता है, और आदमी इसको सोचता है सॉफ्टवेयर है क्या, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया, पेंडर में डाला, कस्टमर गए इंस्टॉल किया, दैट्स इट। पर अब ऐसा नहीं रहा, एक जूडियो के शोरूम बनने से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है सॉफ्टवेयर के बिजनेस में। अब आप पूछोगे सॉफ्टवेयर में क्या इन्वेस्टमेंट है, तो भाई साहब आज की तारीख में AWS का सर्वर, आपका क्लाउड बैकअप, ठीक है ना, आपका SSL सिक्योर लेवल, ठीक है ना, उसके बाद में आपका स्केल स्टाफ, तो ये सब अपने आप में इतने बड़े खर्चे हैं जो लोगों की जो अब जो थोड़ी है ना कि भाई सॉफ्टवेयर बिजनेस है, सॉफ्टवेयर काम है, बहुत सिंपल है, जैसे मैंने भी अपने इंटरव्यू में बोला कि 90% प्रॉफिट का काम है, तो 90% प्रॉफिट का काम सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है। जब आप नेट प्रॉफिट पे आओगे तो मार्जिन उतने रहेगा जो एक नॉर्मल दुकानदार गेट करता है। पर हम लोग ये है कि इसमें मज़ा आता है कि हम लोग ऐसी टेक्नोलॉजी सर्व कर रहे हैं, ऐसे फील्ड को सर्व कर रहे हैं, तो करने में मज़ा आता है। जैसे आपने बिल्कुल लिमिटेड कस्टमर से शुरू किया, 20-25 कस्टमर से शुरू किया, 50 पे गए, आज आप 5,000 कस्टमर के आसपास हो, आगे 10,000 कस्टमर्स तक जाओगे। आपको क्या लगता है कि
वो कौन सी थ्योरी थी, वो कौन सी फिलोसॉफी थी जो आपके स्टार्टअप के लिए काम कर गई, और वही इस थ्योरी को आप पकड़ के आगे भी लेके बढ़ने वाले हो? सर हमारा शुरू से फंडा यही था कि चाहे धीरे ग्रोथ करें पर अच्छी करेंगे और कस्टमर को हमेशा पकड़ कर रखेंगे। कई कंपनियों के क्या होता है, वो आगे तो माल बेचते जा रहे हैं और पीछे उनके क्लाइंट खत्म होते जा रहे हैं। तो हमने आगे देखने के बराबर पीछे भी बराबर कस्टमर का ध्यान रखा, सपोर्ट टीम को बराबर रखा, उससे एडवांस रखा, क्या कि कस्टमर जो हम बनाते जा रहे हैं वो पीछे से टूटे नहीं। अभी आपका क्लाइंट रिटेंशन रेट कितना है? सर लगभग 90 to 95%। और जैसा कि हमने बताया था कि क्योंकि मार्केटिंग भी हम ही करते हैं तो हमारा स्ट्राइक रेट भी जिसको कह सकते हैं 80 to 85% है। मतलब अगर आप 10 लोगों से मिल रहे हो तो 8 लोगों को बेच के आओगे। जो हो सकता है कि स्टार हाँ, वो तो कभी नहीं होगा, मतलब कोई भी इंडस्ट्री में नहीं होगा। आप कितना ही सस्ता सॉफ्टवेयर बना लो, जिस एफिशिएंसी से आप काम कर रहे हो वो नहीं हो पाएगा। लेकिन ये सबसे अच्छी बात लगी कि आप रिटेन कर पा रहे हो, और इसके पीछे आप सबसे बड़ा अपनी सर्विस को श्रेय दोगे, अपडेट्स आप देते रहते हो, उसको आप श्रेय देना चाहोगे। बहुत बढ़िया। अगर किसी को स्क्रैच से मतलब किसी सॉफ्टवेयर बिजनेस में शुरुआत करनी हो तो उसको आप क्या सलाह दोगे? कैसे शुरू करना चाहिए उसको, और फिर उसको कैसे स्केल करना चाहिए? उसमें हम यही कहना चाहेंगे सर, जैसे हमने किया, आप प्रोडक्ट के साथ साथ मार्केट पे भी बराबर वॉच रखिए। आप सिर्फ प्रोडक्ट पे मत देखिए और सिर्फ बर्न करने पे मत चलिए। आप शुरू से ही मार्केट की जो भी प्रोडक्ट है बेचना आपको मार्केट में ही है, घर में रखना नहीं है। तो आप शुरू से मार्केट को कैप्चर करते चलिए, और हमारी राय बर्निंग शुरू में कम रखिए और मार्केट में कैप्चर करिए, ताकि आगे आपको प्रॉब्लम्स नहीं है। मार्केट है तो सब कुछ है, बिजनेस अच्छा चल रहा है तो आपके सब रूल्स अच्छे चलेंगे, और जैसे ही बिजनेस खराब हुआ आपके सब रूल्स ब्रेक होते जाएंगे। अब जैसे आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हो, कितने साल हो गए आज आपको? मोटा मोटी देखो ना, 2013-14 में हमने जर्नी स्टार्ट करी, और मोटा मोटी 11-12 साल हो गए हम लोगों को। 10 साल से ज्यादा हो गए। और पार्टनरशिप के बिजनेस के अंदर आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आपके थॉट्स जो है दोनों अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, या कभी आपस में कुछ अनबन हो या ऐसा कुछ? सर सोच बढ़िया डेवलप होना है तो और थोड़ा सा बड़ा पेट रखना पड़ता है कोई भी मैटर में लेके। कभी ऐसा नहीं है कि कोई खर्चा मान लो आया, मान लो मैंने कर दिया तो कमल को ऑब्जेक्शन हुआ, या कोई कमल ने कर दिया तो मुझे ऑब्जेक्शन हुआ। तो ये सब लेट्स गो करके चलना पड़ता है सर। देखो दो भाई भी घर में होता है ना, तो हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि उनकी सोच मिले ही मिले। तो जो दो पार्टनर की भी होती है तो सोच ज़रूरी नहीं मिले ही मिले, पर ठीक है हम दोनों में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो हमारा काम भी अच्छा सा ग्रो कर ही रहा है। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच, आपने पूरा टाइम दिया और अपने पूरे सॉफ्टवेयर की जर्नी आपने बताई कि कैसे आपने बिल्कुल जीरो से शुरू किया था और आज आप कहाँ तक आए। देखो आज के एपिसोड में मुझे नहीं पता आप लोगों ने क्या सीखा, लेकिन मैंने तो इस एपिसोड में बहुत कुछ सीखा। मैं आपको सबसे पहले अपनी एक करके लर्निंग बताता हूँ। सबसे पहले मैंने सीखा कि किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले कस्टमर की पकड़ होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आप जिस मार्केट में जा रहे हो उस मार्केट में कस्टमर्स कितने हैं। अब उस कस्टमर्स की भी आप कैटेगराइजेशन करो कि भाई एक बड़ा कस्टमर है, उस बड़े कस्टमर पे ऑलरेडी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले लोग बैठे हैं, तो क्या मैं छोटे अनऑर्गेनाइज मार्केट में जा सकता हूँ? यहाँ पे हमने एग्जांपल देखा कि कैसे छोटे अनऑर्गेनाइज मार्केट में गए, छोटे से छोटे मार्केट में टियर 3 टियर 4 सिटीज में हाईवे वाले रेस्टोरेंट्स में जाके इन्होंने अपने प्रोडक्ट को डेवलप किया। सबसे पहले सीख तो ये मिली। दूसरा मैंने ये देखा कि अपने खर्चे ज्यादा बड़े पालने से मतलब नहीं है, पहले कुछ स्टार्ट करो, उस मार्केट को कैप्चर करो। 80% मार्केट इन्होंने खुद ने कैप्चर किया, उसके बाद आज ये सेल्स टीम के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे मैं सेल्स टीम को बड़ा करूंगा। और तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट कि कस्टमर सर्विस ही सब कुछ है। मतलब अगर आपको मार्केट में सक्सेसफुल बनना है तो कस्टमर सर्विस को आप साथ लेके चलिए। जितनी अच्छी आपकी कस्टमर सर्विस होगी उतना अच्छा आपका रिटेंशन होगा, जितना अच्छा रिटेंशन होगा आपको रेफरल कस्टमर्स भी मिलते हैं और वहां से आप स्केल करते हैं। आशा करता हूँ आपको बहुत सारी लर्निंग्स मिली होगी इसी एपिसोड से। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी लर्निंग जरूर शेयर कीजिए, और ये एपिसोड उन लोगों को शेयर कीजिए जो अपना नया रेस्टोरेंट, नया होटल शुरू करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच सर। तो ये था पॉडकास्ट अंकुर जी और कमल जी के साथ में, जहां पर हमने सीखा एक सॉफ्टवेयर कंपनी, एक सर्विस बिजनेस, एक B2B बिजनेस को कैसे सक्सेसफुली सेटअप किया जाता है और बिना सेल्स टीम मार्केट को पेनिट्रेट किया जाता है। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसके अलावा अगर आप अपने सर्विस बिजनेस को स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं, अपने कस्टमर के आने से लेकर कस्टमर की पूरी सर्विस को ऑटोमेट करना चाहते हैं और अपनी टीम को इफेक्टिवली उस पूरे प्रोसेस में लगाना चाहते हैं, अपने बिजनेस के सारे ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करके टेक्नोलॉजी को सही तरीके से इंप्लीमेंट करना
चाहते हैं और अपनी एफिशिएंसी 100% बढ़ाना चाहते हैं, तो आज ही नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए, हमारे साथ में एक बिजनेस कंसल्टिंग सेशन बुक कीजिए। इस बिजनेस कंसल्टिंग सेशन में मैं आपके बिजनेस को ना केवल एनालाइज करूंगा बल्कि आपके साथ बैठकर एक 1.5 साल का रोड मैप बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि मैं कैसे आपके बिजनेस में 4 चांद लगा सकता हूं। हमारा पिछला पॉडकास्ट था कांग्रेचुलेशन इवेंट्स के साथ में। कांग्रेचुलेशन इवेंट्स ये भी एक सर्विस बिजनेस ही है। इन्होंने बताया था कि कैसे इन्होंने अपने बिजनेस को बिल्कुल जीरो से शुरू किया और आज जोधपुर की रॉयल वेडिंग्स को ये मैनेज करते हैं। कैसे कस्टमर सर्विस को एक्सेप्शनल दिया जाता है और कैसे मार्केट के अंदर जहां पर एंट्री बैरियर बिल्कुल भी नहीं है अपने आप को डिफरेंशिएट किया जाता है। वो पॉडकास्ट देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। आप नेक्स्ट गेस्ट किसको देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हमारा जो अगला पॉडकास्ट होने वाला, जो नेक्स्ट पॉडकास्ट होने वाला है, वो होने वाला है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग और मीडिया में इंटरेस्ट रखते हो, आप चाहते हो कि आप सोशल मीडिया को अच्छी तरीके से समझो, फेसबुक गूगल के ऊपर एडवर्टाइजमेंट्स कैसे चलते हैं, उसका पूरा एक डिटेल सेशन होने वाला है। उसके अलावा आपको एक एजेंसी कैसे सेटअप करनी चाहिए, जो बड़े क्लाइंट्स हैं उनको कैसे क्रैक किया जाता है और कैसे उनको सर्विस दी जाती है, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं हमारे अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।